गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज के इस प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे जो प्रोफेशनल लाइफ में हो रहे होते हैं धोखे, उससे मुतालिक। ये बात इसलिए करनी बहुत जरूरी है हाय हाय हाय, हमारा तो मेरा ख्याल है पेट अच्छे से भर चुका है। वो जो खाने की बात आपने की ना, तो धोखों के पर्सपेक्टिव से आई थिंक हमारा पेट, हमारा दिल, हमारा दिमाग सब भर चुका है। वी आर डन। और आपसे भी हम ये आज कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका स्टिल अभी पेट खाली है तो प्लीज ये जरा सोचिए। कुछ जुमले हैं जो कि आज मैं और सबीन आपको बताएंगे। अगर आपको आसपास ये सुनने को मिले तो जरा सा ना कान खड़े कर लीजिएगा। आप तो मेरे भाई हैं, आपसे तो वो वाली बात ही नहीं है। आपसे तो पता है हम ऐसी बात करते ही नहीं है। और जो ये बात करें ना आपसे कि पैसों वाले मामलात पे, नहीं नहीं, कोई जस्ट जो आप कहेंगे कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है। इन सारे बातों पे आपने कतन कान नहीं धरने। ये सब धोखा होता है। बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल। आपको जो बंदा कहे ना, नहीं नहीं हमारी जिम्मेदारी है, हम ये करेंगे, हमारा काम है ये, हम पैसे आपको दिलाएंगे, या ऐसी कोई अगर आपसे कोई भी बात करता है ना, प्लीज प्लीज इट्स अ स्कैम। किसी की बात पे यकीन ना करें। हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मेहनत कर रहे होते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं। तो उसमें जब कोई आपको उस लिहाज से आपकी पेमेंट ना दे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि आपको फिर शटअप कॉल देनी भी होती है। नेक्स्ट टाइम उन लोगों के साथ काम नहीं करना होता। तो ये बहुत जरूरी है कि नहीं काम करना। मैंने तो ठान लिया है, चाहे वो नेक्स्ट टाइम एडवांस ही क्यों ना दे, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी भी होती है कि पिछले 2-3 इवेंट्स के पैसे नहीं दिए हुए होते, 3 इवेंट्स के बाद एक इवेंट आता है और कहते हैं अच्छा हम आपको एडवांस दे देंगे, अब आप काम कर लें हमारे साथ। उनको लगता है कि वो सारी कंपनसेशन हो जाती है। तो वो 4 इवेंट्स आपसे तकरीबन एक इवेंट के पैसों में करवाने की एक स्ट्रैटेजी होती है। प्लीज इट्स अ स्कैम, कभी इन बातों में मत आए और पैसों के मामले में किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो वो तमाम इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, होस्ट्स, कंपेयर्स जो कि प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं, अगर तो आप किसी के साथ ऑलरेडी काम करते चले आ रहे हैं और एक अच्छा आपका वर्किंग रिलेशन बना हुआ है, दैट मेक्स सेंस। अगर एक नया शख्स उसमें एंटर हुआ है या उसकी मार्केट में उतनी वर्थ नहीं है या उसका वो नाम नहीं है, लोग उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, तो प्लीज़ सोच समझ के काम कीजिए। क्योंकि आप अपनी एनर्जी भी लगाएंगे, अपना वक्त भी देंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको या एक तो ये कि आपकी जो ड्यू शेयर है वो मिलता नहीं है और आपको उस गिल्ट में डाल दिया जाता है कि जब पता नहीं जैसे आपने क्या मांग लिया उनसे, जब अपने कॉल्स करते हैं। आप भीख मांग रहे हैं। मैं सीरियसली आपको बता रही हूं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट वाकई आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि आप अपने पैसे नहीं मांग रहे, आप किसी का हक मांग रहे हैं, आप अपना हक नहीं मांग रहे। आपको फील भी ऐसे ही कराया जा रहा होता है। सही बात है। तो एनी हाउ आज बात करने का मकसद भी यही था कि प्लीज जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनफैक्ट आप लोग भी अपनी जिंदगियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डील कर रहे होंगे पैसों के हवाले से भी, प्लीज डोंट ट्रस्ट एनीवन। चाहे वो आपका कितना ही करीबी दोस्त है, कुछ भी है, स्पेशली अगर उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना, आपको 4 लोगों ने बता दी, आपका एक बार उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, प्लीज डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। और सर एक बात और भी लोग कहेंगे पता नहीं ये क्यों अपनी कोई पर्सनल बात यहाँ पे लेके बैठ गए, हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एक तो हर जगह पर हो रहा है, दूसरा है कि आई थिंक ये हमारा फर्ज भी होता है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, मिस कमिटमेंट कर रहा है, लोगों के पैसे मार रहा है, नाहक खा रहा है, एक्सपोज करें, नेम देम, शेम देम। इसलिए जरूरी है क्योंकि उसने, उस एक शख्स ने, उसकी इस करतूत ने इस पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके हवाले से इफ यू हैव दैट प्रूफ, तब जरूर लोगों के सामने इस बात को रखें। कितने लोग हैं जो कि इससे बच भी सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाकर प्लीज टैग देम। जितने भी लोग उसको देखेंगे, आप उनको उस धोखे से बचा रहे हैं। सो ये तो मैं तो इसको सदका जारिया भी कहूंगी, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को बचा रहे हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि आप किसी को धोखे से बचाएं, किसी की आप हेल्प कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टैग करें, नेम एंड शेम देम। बस ये बड़ा ज़रूरी होता है और ये बहुत से मामलात में ज़रूरी होता है कि आपको सिर्फ चुप नहीं रहना होता। ठीक है, वो कभी कभी हम कहते हैं ना कि अगर आप बुराई देखें तो सबसे कमजोर तरीन दर्जा होता है कि आप दिल में से बुरा समझें, लेकिन जब आप कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों ना करें। यस, व्हेन यू हैव दैट पावर तो डू इट। ये बड़ा जरूरी होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब की कोशिश ये होती है कि हमने अपनी सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। तो जो भी ऐसी ब्लैक शिप्स होती हैं उन्हें एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है, काली भेड़ों को एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करें, जो कि हम करेंगे। एनीवेज ये भी बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे सेगमेंट्स होंगे जिनमें आप बहुत कुछ जान पाएंगे। तो रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट के शोबे की और इसमें जो गलतियां हो रही हैं। यूँ तो एक जो हम देखते हैं ना कि नॉट जस्ट इन कराची, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर भी हमें देख रहे होते हैं। मैं इस शहर का नाम इससे बेसिकली लिया है क्योंकि वहाँ पर हमने ज़रा ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होते देखी कि जिसके पास डिग्री नहीं भी थी या जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं भी थी, जिस तरीके से वो इलाज कर रहे हैं लोगों का, उससे खासा मसला हुआ। अब तो दौर भी ऐसा है कि वीडियोस भी बन जाते हैं, सामने आ भी जाते हैं, लोग अपने मसाइल भी सामने रख देते हैं कि अच्छा हमने फ़लाँ जगह से ट्रीटमेंट कराया था और ट्रीटमेंट ख़राब हो गया। सो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हो रही हैं? एक तो वो जो कि माहिर नहीं है वो, और एक जो माहिर तो है लेकिन फिर भी वो ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कब किस इशू के साथ किसके पास जाना चाहिए, जो कि हम इस पर एक दफ़ा पहले भी सेगमेंट कर चुके हैं कि इट्स नॉट जैसे कि दांत का कोई मसला भी है तो आपने सिर्फ एक डेंटिस्ट के पास जाना ज़ाहिर है, उसमें आप देखते हैं कि अच्छा ब्रेसेस लगवाने तो किसके पास जाना है, कोई सर्जरी की तरफ अगर आप जाएँ तो किसके पास आप जाएंगे, बच्चों के मामलात में किसको आपने दिखाना होता है, तो उनकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन हो रही होती है। सो इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, प्लस बहुत सी जो इनोवेशन आ रही है इस फील्ड में उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर अफजाल अंजुम इज विद अस टुडे, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आपने भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स देखे होंगे कि फलां जगह से फलां काम कराया था और ख़राब हो गया। क्या क्या ख़राब हो रहा है? देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा। होता यह है कि हमारे यहाँ पेशेंट जो फॉरेनर्स आए होते हैं उनके सामने वाले दांतों में लेट्स से डायस्टीमा है। डायस्टीमा इज समथिंग कि आपके सामने वाले दांतों में गैप है। ठीक है। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ये मेरा फिल कर दें, मेरी फ्लाइट है, मेरे पास 2 दिन है और 2 दिन में मुझे आप ये क्लोज करके दें। ओके। होता ये है कि जब वो आते हैं, डेंटिस्ट देख रहा होता है, उसको नजर आ रहा होता है लेट्स से कि अगर आपका डायस्टीमा ज्यादा है, अगर आपका जो गैप है वो इतना ज्यादा है कि अगर आप दांतों के ऊपर विनियर्ड्स लगा के उसको कवर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि दांतों की ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। वो दांतों की ग्राइंडिंग करके आपके कम से कम जो 6 दांत होते हैं उनकी ग्राइंडिंग करके तो वो इस साइज की कैप तैयार करते हैं जिसको आप क्राउन भी बोलते हैं, जो आपके डायस्टीमा को कवर कर लेते हैं। ठीक है, वो इस तरह से डिजाइनिंग इस तरह की जाती है। उसमें होता ही है, देखिए आप मेरे पास हेल्दी दांत लेके आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं मेरा गैप क्लोज कर दे, और मैं आपसे ये कहता हूं कि विद इन 2 डेज मैं ये काम कर दूंगा। इवन 1 डे में हो जाता है। अगर आप जिरकोनिया क्राउन प्रिपेयर करा रहे हैं, हम उसी वक्त स्कैनिंग करते हैं, स्कैन करके हम उसी वक्त सॉफ्टवेयर पे उसकी डिजाइनिंग करके उसको हम विद इन 1 डे तैयार कर लेते हैं। ओके। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जनाब मैं ये डायस्टीमा क्लोज कर रहा हूं तो मुझे बदले में आपके ये दांत ग्राइंड करने होंगे और इस साइज का। अब होता ये पेशेंट ने करवाया, पेशेंट चला गया। अब पेशेंट जब वहां पहुंचा तो वहां जाके उसे पता लग रहा है मेरे दांतों को सेंसिटिविटी हो गई है, मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, डायस्टीमा तो क्लोज हो गया। और डॉक्टर बड़े प्राउडली बना रहे होते हैं वीडियोस कि ये देखें जी हमने ये था, ये बिफोर आफ्टर कर दिया। अब वो बिफोर आफ्टर उसके साथ हो गया यूके में जाके या वट एवर जिधर भी वो जा रहे हैं। अब वो वहां जाके, आपको पता है ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, अब उसको कहा जाएगा कि आपकी जो फर्स्ट लेयर है एनेमल वो ग्राइंड हो चुकी है, डेंटिन एक्सपोज हो गई है, ठंडा गर्म आपको लग रहा है। अगर ज्यादा सेंसिटिविटी है तो आपका रूट कैनाल करके हमें ये कैप्स उतार के इन 6 दांतों का रूट कैनाल करके हमें दोबारा से कैपिंग करनी पड़ेगी। सही। अब वो यंग था, मोस्टली आपको पता है यंग ही आपके पास आएंगे डायस्टीमा या इन चीजों के लिए। अब वो बच्चा यंग था या बच्ची यंग थी और इस एज पे आपने उसको रूट कनाल पे पुश कर दिया और आफ्टर 10 इयर्स, रूट कनाल की लाइफ बुक्स में 7 इयर्स बताई जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में चलें 10 से आप 12 साल लगा लें मैक्सिमम, तो उसके बाद तो वो दांत की क्या वैल्यू रहेगी। अब वो यंग बच्चा था, आपने उसके दांतों की ग्राइंडिंग कर दी जस्ट फॉर द
कि मैं इस पे जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, तो अब वो बेचारा अपनी लाइफ को 10 साल बाद कहाँ देखेगा, उस चीज़ का उसको अंदाज़ा उस वक्त नहीं होता। तो मेरी ये है कि आप लोग ना बस एक जो भी चीज़ होती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस चीज़ में शॉर्टकट होता है ना, वो बेसिकली शॉर्टकट नहीं होता, वो एक कह ले वे टू डिस्ट्रक्शन है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी शॉर्टकट डेंटिस्ट्री में आपने अप्लाई नहीं करना है। सही। आप जो पेशेंट हैं, आपने डायस्टीमा क्लोज करवाना है, आपको ब्रेसेस लगवानी पड़ेंगी। आप ब्रेसेस लगवाएं, आप दांतों को मूव करवा के उन्हीं दांतों को क्लोज करवाएं। इट्स अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने ठीक है फॉरनर है, आपने जाना है तो आप अलाइनर ले जाएं, अलाइनर भी सेम काम कर देगा, वो भी क्लोज कर देगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कम से कम 8 महीने बाद या आपके वो दांत, एक दफा आपके अपने दांत होंगे, आपके आर्टिफिशियल दांत वगैरह वो नहीं है। आपको रूट कनाल्स, आपको ये इश्यूज, ये चीजें वहां फेस नहीं करनी। आप सिर्फ एक अलाइनर्स लें, अलाइनर्स लगाएं, आपके दांतों का वो डायस्टीमा क्लोज हो गया, सही, और दैट्स इट। और फिर उसकी तरफ हम रिटेनर्स देते होते हैं, तो वो आपके दांत वहां पे हम होल्ड कर लेते हैं। ठीक है। तो आपके लिए वो ट्रीटमेंट, तो नो शॉर्टकट। इसी तरह इम्प्लांट्स में एक शॉर्टकट होता है, बेजल इम्प्लांट, उसके हमें ये चीज ऑनवर्ड्स हमें मिलती है, तो आप वही इम्प्लांट करवाएं कन्वेंशनल। जिस तरह मैं कहता हूँ अक्सर कि कन्वेंशनल इज फॉर लाइफ टाइम, वो आपने करवाया, वो एक लॉन्ग अरसा पुरस्कून तरीके से बगैर किसी टेंशन के आपका गुजर जाता है। अगर आप बेजल करवाते हैं, आप कहते हैं जी 3 दिन में हमारे दांत अपर लोअर फिक्स कर दें, और किया जा रहा है, हो रहा है, पेशेंट आता है, पूरा माउथ उसका हम फुल रिस्टोर आप कर दें। देखिए हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो चीज जहां पे फिट नहीं हो रही, आप 3 दिन में नहीं कर सकते, आप ना करें। आप से सॉरी टू पेशेंट। देखें उसकी रीजन क्या है, हमारे पास एक ट्रस्ट बिल्ड करके पेशेंट आया है, उसका यार मैं फलां डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अच्छे से देखेगा, अच्छे से एग्जामिन करेगा, जो मेरे लिए बेस्ट है वो बताएगा। बिल्कुल। अब अगर डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि यार आप, मैं ये कहता हूँ ऑप्शन ही आप यही रखें लाइनर का, व्हाई यू आर गिविंग द ऑप्शन कि मैं इस दांतों को ग्राइंड करके ये कर दूंगा, आल्थो यू नो कि आगे जाके पेशेंट के साथ ये हो जाएगा, तो यू नो बेटर देन व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा समटाइम्स अगर आप विनियर्स लगा रहे हैं, विडिडेंट क्लास, मोस्टली उसमें जरूरत होती ही नहीं है। अगर आप क्राउनिंग कर रहे हैं तो आपने ज्यादा ग्राइंडिंग कर दी है फॉर द सेक, ड्यू टू मेनी रीजंस होती हैं उसके लिए भी, तो आपको रूट कनाल मस्ट हो जाती है, तो रूट कनाल कर दें। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट वहां जाके सफर करेगा, तो अब वहां जाके पहले से कर दें, पहले से ही कर दें, वरना वो क्या होता है, वो मेडिसिन पे आ जाता है बेचारा। सही। तो ये चीजें होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी और भी चीजें छोटी छोटी, जिस तरह बच्चों के दूध वाले दांत आपने पहले निकाल दिए टाइम से, जबकि उसका वो टाइम, अभी दूध वाले जो दांत हैं, मिल्की टिथ हैं, उसका एक टाइम है, उसने आपके मुंह में रहना है फॉर द एज, जब तक कि उसके परमानेंट दांत नीचे से आ नहीं जाते। बिल्कुल सही बात। आप पहले एक्सट्रैक्ट कर देंगे, लेट्स से आप जी दांत खत्म हो गया, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, आपने निकाल दिया। अब जो नीचे वाला दांत है उसके लिए आपने स्पेस मेंटेनर नहीं लगाया कि यार वो दांत सीधा बाहर आए, तो हो सकता है ऊपर से क्लेज जो स्पेस होती है वो मोस्टली क्लोज हो जाती है, तो दांत नीचे ही कहीं टेढ़ा हो जाता है, फिर आप दोबारा ब्रेसेस लगाते हैं एक नए पे। छोटी सी मिस्टेक कि आप वो दूध वाला दांत, जिसकी अब आप 11 साल में आपका परमानेंट 12 साल में आता है, तब तक आप उसको लेके चलें, जैसे भी लेके चलते हैं आप उसकी आइदर, तो अगेन वही बात आ जाती है कि पेन हो तो तब कोशिश करें कि उससे पहले ही आप आ जाएं। आप बच्चों को देखते रहें, छोटी मोटी फीलिंग्स होती हैं, अदरवाइज फिर हमें पल्पेक्टोमी करनी पड़ती है, उसमें हम बच्चे के दांत की नर्व रिमूव कर देते हैं, वो पेन फ्री हो जाता है, फिर हम मेडिसिन भरते हैं और उसको फिलिंग के साथ क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दूध के दांत की, और उसके लिए स्टेनलेस स्टील क्राउन भी होता है, क्योंकि बच्चों की फिलिंग अक्सर निकल जाती है, तो स्टेनलेस स्टील क्राउन उसके ऊपर कर दिया जाता है। तो जब तक उस बच्चे का नीचे से परमानेंट दांत आज आने का टाइम होता है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली, तो तब तक आप उसको सेव कर लेते हैं, फिर उसके दांत सही तरीके से उसके मुंह में आए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में आपने क्लियर होना है, और इनका ख्याल रखना ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी हमने देखा है कि एक दांत खराब हो रहा है, जख्म हुआ है दांत में, बार बार उसको ठीक करवा रहे हैं, अक्सर लोग नहीं भी ठीक है, एंटीबायोटिक खा ली सही हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, अक्सर हम देख रहे होते हैं, लेकिन वो जख्म है, फिर उसमें पस पड़ रही है, और फिर हमने केसेस बहुत कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हुए हम देख भी रहे होते हैं। एक टाइम आता है जब फिर टेस्ट करवाया जाता है, पता लगता है कि आपको तो ओरल कैंसर में वो चीज़ तब्दील हो गई है। थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा कि इसकी रीजंस क्या होती हैं, किस वक्त चेकअप करवा लेना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं दिस इज नॉट नॉर्मल। देखिए किसी भी चीज़ का ओरल कैंसर में वो कन्वर्ट हो रही है, इट डजंट मीन कि किसी भी दांत में इन्फेक्शन हो गया वो ओरल कैंसर में चली जाएगी। आपके लोग डिले करते हैं, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। लेडीज़ खासकर उनके पास टाइम नहीं होता, या प्रॉब्लम्स, या कोई भी बंदा, वो क्या करते हैं मेडिकल स्टोर वाले से मेडिसिन ले लेते हैं, या उनको पता होता है कि मैंने ये मेडिसिन लेनी है और मेरा पेन टेम्परेरीली खत्म हो जाएगा, वो 1 मंथ गुजार लेते हैं, फिर दोबारा पेन होता है, दोबारा मेडिसिन लेते हैं, फिर
दांत को तो डिके लगा हुआ है ना, दांत तो आपका खत्म होता जा रहा है, इवेंचुअली आखिर में रूट बच जाती है, फिर उसको एक्सट्रैक्शन के अलावा आपके पास ट्रीटमेंट नहीं बचते। तो आप एक तो टाइमली आएं, मेडिकेशन ना करें ताकि आपका दांत सेफ हो जाए। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब उसके नीचे अब इन्फेक्शन बन रही है और वो आपकी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आप तो इवेंचुअली आएंगे ही आएंगे डेंटिस्ट के पास। तो वो तो स्टेज होगी ठीक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनकी इन्फेक्शन हो जाती है वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आगे से मेडिसिन लिख देता है। उसमें ये होता है कि उनका वो कंट्रोल नहीं हो रहा और उनकी स्वेलिंग हो जाती है। अगर आपका ऊपर का नोक वाला दांत, जिसको आप कैनाइन बोलते हैं, जिससे आप हर चीज को बाइट, अगर उसमें इन्फेक्शन होगी तो आपकी आंख के ये नीचे वाला हिस्सा स्वेल हो जाता है। सही। अब पेशेंट आता है, उसके यहाँ पे स्वेलिंग है, तो हमें पता है कि इस साइड का इस इन्फेक्टेड है ये एरिया। तो ये वो क्या होता है कि इन्फेक्शन आपकी दांत की रूट में बनती है, वहां हड्डी से निकल के वो मसूड़े से आके बाहर फैल जाती है। अब सम टाइम वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम बाहर से कट लगा के उसको उसको बोलते हैं, वो करके तो हम उसकी पास ड्रेन कर रहे होते हैं। और इवन इवेंचुअली जो कि आप नॉर्मली कह लें कि हम अंदर से उसकी चीक को उठा के जिस दांत में इन्फेक्शन होता है उसके साथ से भी हम इन्फेक्शन को ड्रेन कर रहे होते हैं। तो होता ही है कि अगर आप लोग बहुत लेट कर देते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब एक दांत है वो आपका अंदर ऊपर हड्डी में आपने अक्सर देखा होगा कैनाइन्स बहुत तंग करते हैं। आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। जो नीचे वाले दांत होते हैं वो तो नॉर्मली अपने एक सीक्वेंस से आगे, ऊपर ये अल्लाह ताला का कानून है कि जिसमें आपके पहले प्रीमोलर्स आते हैं, बाद में कैनाइन आता है। ठीक है। पहले पिछली दाढ़ें आती हैं, बाद में नोक वाला दांत आता है, वो ऊपर फंस जाता है, या कई दफ़ा वो ऊपर ऐसे लेटा होता है, या फिर अगर आपकी कुछ थी, आप टाइमली नहीं आए, तो वो चीज़ें जो हैं ट्रैप हो गई अंदर, तो उसमें सिस्ट बन जाती है। सिस्ट ये होता है कि दांत के इर्द गिर्द वो इन्फेक्शन से एक फ्लूइड बन जाता है, वो आपकी बोन को खाना शुरू कर देता है और फैलता जाता है। अब जिस तरह वो यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड होगी, दैट कैन इवन लीड टू फिर आगे फर्दर ट्यूमर्स और वो चीजें। अच्छा। एक तो ये रीजन होगी जो इन्फेक्शन से रिलेट हम निकाल ली। नंबर टू ये है कि आप लोग तंबाकू कच्चा मुंह में लोग रखते हैं, गाँव वाले, आप निस्वार वगैरह, स्मोकिंग, इसकी वजह से बहुत कॉमन है, होता ही मोस्टली इसकी वजह से। अब वो डेंटिस्ट के पास आते हैं, जैसे ही आप माउथ ओपन करते हैं, हमें वो कुछ चीज़ें होती हैं, हमें पता लग जाता है, जैसे मरीज कह रहा है मुझे मिर्ची लग रही हैं, तो वो स्टार्टिंग स्टेज होती है। उसके बाद पेशेंट का क्या होता है कि मैंडिबल, दांत लूज, दांत हिलना शुरू कर देते हैं, मुंह स्वेल हुआ होता है, रेड हुआ होता है, और उनका जो मैंडिबल होता है उसकी बोन की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, नीचे वाले जबड़े की हड्डी की, तो वो यहाँ से वो हड्डी खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर हम उसकी टेस्ट करवाते हैं, फिर फर्दर आगे बायोप्सी होती है, फिर आगे उसका सारा ट्रीटमेंट प्लान होता है, और फिर वो हम फ्लैप लेके, बोन लेके वहाँ पे लगा के और सारा पेशेंट को एक नई लाइफ में हम लेके आते हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना की जाएं जो कि विच कैन लीड टू द सिस्ट, और आप अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करें। डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि आपने अभी स्टार्ट हुआ और आप डेंटिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप इनिशियल स्टेज का बता रहे हैं, जो आप सिस्ट बनने की बात कर रहे हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि हम इसको एक नॉर्मल इन्फेक्शन या नॉर्मल दाढ़ का दर्द ना समझे, हमें लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और हमें इसको जाकर किसी ना किसी तरीके से डायग्नोज करवाना है? कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए, हमें उसको कहते हैं कि ये आपको कोई पेन नहीं, कोई ट्रबल नहीं कर रही, हम वो हार्मलेस होती हैं। कुछ ऐसे, लेकिन ये होता है कि आपको आराम से, जिस पेशेंट को होता है ना, उसको सिम्टम्स क्लियर हो रहे होते हैं, फिर हम उन सारे दांतों की रूट कनाल्स करते हैं। ये मैं आपको एक बात, लोग क्या, अभी ये चीज़ भी आई थी कि दांत नहीं निकालना, ऊपर सिस्ट बन गया, दांत के नीचे इन्फेक्शन था, सिस्ट बन गया, बट आप रूट कनाल करते हैं, और अगर सिस्ट बहुत बड़ी है तो आप 3-4 दांतों की रूट कनाल करते हैं, और ऊपर वाले से आप सिस्ट को रिमूव कर लेते हैं। एक्सरे ओपीजी से भी हमें नजर आ जाती है कि यार ये सिस्ट बन गई है, इतनी इसकी बोन की रिजॉर्प्शन हो रही है, अर्ली डायग्नोसिस कर लें, आप पेशेंट को उसी वक्त बता दें। अच्छा, थोड़ा सा वो जो आप इससे पहले बच्चों वाली बात कर रहे थे, मैं ज़रूर चाहूँगा कि किस एज में लाजमी चेक करा लेना चाहिए एक दफ़ा एटलीस्ट डेंटिस्ट को कि अच्छा बच्चे की ये एज है, दूध के दांत या तो गिर रहे हैं या गिरने वाले हैं या गिर चुके हैं, ताकि एक हम जनरल गाइडलाइन ले लें कि अच्छा क्या करना चाहिए। अच्छा, होता ही है ना कि बच्चा जब भी आता है हमारे पास, अब तो बहुत कुछ आप कह लें कि काफ़ी देखने में आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं और उनके इतने मसाइल आ गए हैं। तो जब भी आपने बच्चे को आप ब्रश करवा रहे हैं डेली, तो आप उसको देखें कि यार इसका ये दांत में डिके लग रहा है, ये दांत खराब हो रहा है, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो आप आ जाएं, उसको टाइमली आप चेक करवाएं। अदरवाइज आपका जो टाइम पीरियड है वो 8 साल जनरली बोला जाता है कि आप 8 साल की उम्र में एक बार आ जाएं, ताकि हम जनरल चेकअप वगैरह कर लें कि इसके सारा ट्रीटमेंट ठीक जा रहा है। इसके जब आपके 8 साल बच्चे की एज होती है तो आपके 4 ऊपर से परमानेंट, 4 नीचे से परमानेंट, और ये 4 आपके मोलर्स, 4 दाढ़ें आपकी आ चुकी होती हैं। तो बाकी दांत जो होते हैं वो दूध वाले ही पड़े होते हैं, तो हम उनकी केयर को देख लेते हैं कि यार बच्चा जनरल गाइडलाइन मिल जाती है। आज डॉक्टर साहब, दांत लगवाते हुए बहुत सी ऑप्शंस भी रखती जाते हैं, अच्छा ये दांत, ये मटेरियल, तो उसमें क्या गलती है जो हो जाती है? देखिए,
आप लोग ना कंफ्यूज हो जाता है। पेशेंट जब जाता है, डॉक्टर कहते हैं ये मेटल का दांत है, ये उसके ऊपर पोर्सलिन हम इस क्वालिटी की लगा रहे हैं, हम उसके अंदर मेटल इस क्वालिटी का लगा रहे हैं, हमने ये जिरकोनिया का ये ब्लॉक है, वो ब्लॉक है। इसी तरह विनियर के अंदर ई मैक्स है, जिरकोनिया है। तो मैं उसमें आपको ये कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा किस्में नहीं होती हैं। सिंपली आप जब भी जाते हैं तो आप 2 दांत आपके पास होते हैं, एक जिरकोनिया, एक मेटल प्लस पोर्सलिन। तो उसके अंदर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हुआ करें। उसमें आप सिंपली जो भी लगवाते हैं डेट इज़ अ बेटर ऑप्शन। चाहे अगर आपके पास अफोर्डिंग है तो आप जिरकोनिया लगवाएं, नहीं है तो आप मेटल और पोर्सलिन वाला लगवा लें। पोर्सलिन और मेटल के अंदर अपने आप को डॉक्टर के साथ या किसी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है कि इसमें कितना अच्छा मेटल लग रहा है, कितनी अच्छी, वो मेटल ही है। और अगर जिरकोनिया तो डेट इज अ जिरकोनिया। तो ये चीज़ रखनी है और उनसे कहें जी हमारा ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारी कटिंग ठीक करें ताकि हमारे ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम्स ना आए। और ईमैक्स विनियर और जिरकोनिया विनियर, ईमैक्स अगर आप बहुत खूबसूरती जाते हैं देन ईमैक्स, अदरवाइज आप जिरकोनिया विनियर्स लगा लें। तो ये दोनों चीज़ें मेन। थोड़ा रिमूवेबल टीथ पे भी आते हैं, जो आपने इससे पहले बात की थी ना, वो जो गैप्स होते हैं तो उसमें वो ग्राइंड करते हैं फिर लगा देते हैं ऊपर। कोई दांत एक भी अगर आपका नहीं है और आपने लगवाना, तब भी हम यही देखते हैं कि उसके एक तरफ का दांत दोनों तरफ के दांत को ग्राइंड करके ब्रिज बना के लगा दिया जाता है। एक तो क्या ये तरीका दुरुस्त है, दूसरा है कि कितनी टाइप्स होती हैं जो हम लगाते हैं रिमूवेबल टीथ। अच्छा, मैं ना इस बात में आपको ये चीज़ें क्लियर करूँ कि जिस तरह हम बैठे हुए थे एक दिन इसी तरह, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार हम एक दांत लगाना है, पेशेंट का ऑलरेडी एक दांत नहीं है और हम 2 दांत साइडों वाले ग्राइंड कर देते हैं। वो खराब कर दिए। अब वो सही दांत थे, आपने ज्यादा ग्राइंडिंग कर दी, आपने उसको रूट कनाल में पुश कर दिया। अब आप आगे जाके लेट से हम एक बड़ी फनी स्टोरी कहा जाती है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। हम लोग बैठे हुए थे तो दोस्त इसी तरह, तो हम लोगों ने कहा जी आपके पास पेशेंट, एक दूसरे पे हम जिस तरह वो करते होते हैं, हमने कहा कि जी आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका कहा जी आपका दांत नहीं है, हम 2 दांतों की ग्राइंडिंग करेंगे। आपने 2 दांतों की ग्राइंडिंग कर दी, आपने ब्रिज लगा दिया। आपने कहा कि पेशेंट ने कहा कि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, पेन हो रही है, ठीक है। आपने कहा कि अच्छा ठीक है, इसकी अब हम रूट कैनाल करते हैं। ठीक है। वो आपके पास क्या था, एक दांत लगवाने, एक दांत लगवाने आया। आपने 2 दांत ग्राइंड किए, ब्रिज लगा दिया। अब वो आपके पास ठंडे गर्म की कंप्लेंट से आ रहा है, आपने वो दोबारा ब्रिज उतारा, उन 2 दांतों की रूट कनाल कर दी। ठीक है। लेट्स से मजाकियतन हम कहते होते हैं आपकी रूट कनाल फिर फेल होगी, आपने री आरसीटी की, फिर दोबारा आपने वो ब्रिज लगा दिया। अब अगर आरसीटी फेल होती है तो आप कहते हैं जी ये दांत भी हमें निकालने पड़ेंगे। तो क्या यार, आप 2 दांतों को, एक दांत वाला मसला लेकर आया था और आपने कहा कि आहिस्ते से सारे लगाऊंगा। 2 दांत आपने ग्राइंड किए, एक डेंटिस्ट को कहती है मैंने लगाना ही नहीं है ब्रिज। वो कहती है ये काम हम पेशेंट एक दांत लगवाने आया, मैं 2 ग्राइंड कर रही हूँ, फिर हम उसकी इवेंचुअली रूट कनाल कर रहे हैं। अगर रूट कनाल फेल होती है, क्या होती है, फिर रीआरसीटी और फिर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं पेशेंट की, तो वो तो एक वो आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा, करके वो आपको आपने पे भी कर रहे हैं और आखिर में जाके उसके 2 दांत भी निकले। दिस इज बिजनेस। करें क्या? अब आपने ये करना होता है इम्प्लांट या रिमूवेबल। ओके। अब बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पास ना कल एक पेशेंट आया, मैंने उससे कहा जी हम इस तरह से आपका, उसने कहा जी डॉक्टर साहब फिर हम मेरे अभी इम्प्लांट के ऊपर मैं अभी नहीं है, तो हम नेक्स्ट मंथ इम्प्लांट कर लेंगे, अभी आप मुझे रिमूवेबल वक्ती तो। मैंने कहा दैट्स अ बेटर ऑप्शन देन ब्रिज मेरे नजदीक। क्योंकि देखें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार हम, अब उसका नुकसान क्या होता है रिमूवेबल का? रिमूवेबल का ये होता है कि उसके जो आप अभी तक कन्वेंशनल रिमूवेबल यूज कर रहे हैं तो उसमें साइडों से हमें सपोर्ट के लिए हम साथ वाले दांतों पे क्लैस्प लगाए होते हैं। ठीक, बिल्कुल। एक रिंग होता है जो साथ वाले दांतों के ऊपर आ जाता है और दरमियान में दांत आ जाता है। उसकी जगह फ्लेक्सिबल आ गया तो फ्लेक्सिबल का नुकसान जरा कम है, लेकिन डेट इज मच बेटर देन आप 2 दांत ग्राइंड करें। आप इम्प्लांट को प्रेफर करें, लोगों को ये समझाएं कि यार इम्प्लांट कोई ऐसी चीज नहीं है, ये इससे आपके फायदे ही फायदे हैं। तो आप इम्प्लांट करें ताकि आप साइड वाले 2 दांत ग्राइंड ना और पेशेंट को फिक्स दांत मिल जाए। अब हर एक की फूडनेस इतनी नहीं होती और वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमने फिक्स ही लगवाना है, खैर है आप कर दें, तो फिर इन दैट केस लोग वो करते हैं और ब्रिजेस कॉमनली बहुत कॉमन प्रोसेस है। इवन अब एक बंदा है उसके पास नहीं है इम्प्लांट के पैसे, वो रिमूवेबल लगवाना ही नहीं चाहता कि मेरे से गुम हो जाता है, तो फिर वो ये आपके पास ऑप्शन बचता ही ये एंड पे और आपके पास ऑप्शन होता नहीं है। और इसी में जो ब्रेसेस में हम देखते हैं, आप हमेशा बात करते हैं वो जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस है वही लगवाएं, जिसमें तो बहुत ज़्यादा टाइप्स आ गई हैं, वो आप उतना उसको आई थिंक फोकस नहीं करते। देखें ब्रेसेस जो होती है ना, वो आपके, मैं आज भी कहता हूँ कि जो अभी लाइनर्स का बहुत बूम है, आपको पता है बहुत सारे लोग, देखें कौन नहीं चाहेगा कि मेरे मुंह में तार डलनी है, तो आप मुझे वायर से बचा के आप मुझे एक प्लास्टिक की इनविजिबल, आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करें तो आप भी कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या लगाना है, ये ठीक है मैं लगा लूँगा, पहन लूँगा, ये इट्स अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अभी तक मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, मैं अभी भी मैंने अटेंड की थी एक रिसेंटली, बिल्कुल लास्ट संडे पे मैं गया था। ओके। कहा यह जा रहा है कि अभी हम लोग 90% तक वर्किंग पे आ चुके हैं लाइनर से कि हम टोटली ब्रेसेस को करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने किया तो नहीं है ना, अभी तक हम अंडर ट्रायल ही हैं।
तो ब्रेसेस इज अ ग्रेट ऑप्शन इन केस अगर हम दांत निकालते हैं। अगर हम दांत नहीं निकाल रहे, सिर्फ स्पेसेस क्लोज करनी है या दांतों को सीधा करना है, उसके लिए आप लाइनर की तरफ जरूर जाएं। और 30+ एज है आपकी, आप ब्रेसेस लगवाने नहीं चाहते तो आपके पास लाइनर के अलावा ऑप्शन ही नहीं होता, तो अलाइनर इज अ गुड ऑप्शन अगर दैट इज पॉसिबल। ट्रीटमेंट प्लानिंग अगर उससे काम होता है तो आपका पेशेंट, डॉक्टर स्कैन करता है दांतों को, स्कैन करके उसका हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान बना के पेशेंट के सामने लैपटॉप पे उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको व्हाट्सअप किया जाता है बिफोर आफ्टर। जब पेशेंट उसको 100% ओके करता है, मैं कोई चेंजेस नहीं चाहता, ये बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको प्रोसीड करते हैं, फिर आप प्लेट्स देते हैं, दांत वैसे हो जाते हैं। तो ब्रेसेस में ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता, वो डॉक्टर खुद कर रहा होता है और वो फिर उसका ज्यादा, अगर आप दांत निकाल के ब्रेसेस लगवा रहे हैं दैट इज अ गुड ऑप्शन और उसमें आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, कोई एक बात जो आप मजीद ऐड करना चाहते हैं, जो कि आपके पास डिफरेंट इश्यूज के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रहे होते हैं, ज़्यादा जो कॉमन इश्यूज हैं जिस पर कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं? देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो सही टाइम पे पेशेंट आता नहीं है। हाँ, लेट सबसे आता है। पहले मैं पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि यार अगर आपको पता लग गया आपका अमरूद का एक दाना दांत में फंस रहा है, आप क्यों नहीं आ रहे? आप उसके पास जाएं, डॉक्टर के पास, जो भी आपके एरिया के नियरेस्ट डेंटिस्ट है, आप जाएं, अपने दांत की आप फिलिंग करवाएं, वहीं पे वो आपका ट्रीटमेंट रुक जाएगा। अगर आप डिले करेंगे आपको ठंडा गर्म लगेगा, इवेंचुअली रूट कनाल होगी, फिर उसके ऊपर कैपिंग होगी, फिर रूट कनाल की अपनी इतनी लाइफ नहीं होती, फिर 10 साल बाद आपका दांत निकल जाएगा, फिर आप साइडों वाले 2 दांत ग्राइंड करवाएंगे, उनकी रूट कनाल करवाएंगे और वो भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी बत्ती बाहर से लाएंगे। क्या करेंगे? ये एक मैंने डेंटिस्ट्री को एक्सपोज कर दिया है, खुल के एक्सपोज किया है। देखिए मैं ये चाहता था आज भी कि मैं एक्सपोज करके जाऊं, मैं बता के जाऊं कि यार आप लोग एक छोटी सी गलती से आप कहां से कहां चले जाते हैं। एक डॉक्टर जिसने आपकी फिलिंग करनी थी वो वहां से आपकी रूट कनाल पे गया, आपका कैप किया, कुछ अरसे बाद आप आए, 10 साल बाद या व्हेनेवर वो निकल गया, फिर आपने इम्प्लांट नहीं लगवाया तो ब्रिजिंग होगी, ब्रिजिंग के बाद उसकी रूट कनाल होगी, रूट कनाल करने के बाद फिर वो कितनी बड़ी आप एक उसमें चले गए। तो एक तो आप अपने टाइम पे जाएं और दूसरा इम्प्लांट को खुदारा प्रेफर करें, आपके 2 दांत बच जाएंगे। ब्रिजिंग से इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर आप इम्प्लांट्स करवाते हैं। दूसरा, ब्रेसेस के लिए अपने बच्चों को टाइम पे आप चेक करवाते रहिए। छोटे बच्चों के दांत निकलवाते वक्त आप अपनी आंखें खोल के टाइम को, हर चीज़ को मॉनिटर करके कि यार मुझे दूध वाला दांत निकलवाना है, और आपका अपना दांत इतना कीमती है कि अगर वो बचता है, आपको पेन होती है, आप लोग शोर कर रहे होगे, किसी जगह पे चले गए, जी डॉक्टर साहब मैं बस मर गया, मेरा निकाल दो, तो वो आप उसको बचाएं, फिर वो निकल गया, फिर वही बात है दांत लगाने। नहीं, एक स्टेज पे आके जो ड्रैग कर रहे होते हैं उन्हें निकलवाना ही पड़ता था, क्योंकि वो इतनी तकलीफ होती है, वो कहते हैं आप निकाल दो बस, हमें नहीं चाहिए। नहीं, बेशक जितनी पेन होती है, हम उस केसेस में पेशेंट को इंजेक्शन लगा के, आप प्रॉपर एनेस्थेटाइज करके, सुन करके आप उसकी रूट कनाल स्टार्ट करते हैं, साथ मेडिकेशन करते हैं, खत्म हो जाती है। और तब होता है जब आपने उससे पहले इग्नोर किया होता है। अगर आपने टाइमली दिखाया होता, जिस तरह आप अक्सर बात करते हैं ना कि आप टाइमली एक्सरे करवा लें, मालूम हो जाता है कौन सा दांत कहाँ पर किस अंदाज से रखा हुआ है, वो निकलेगा नहीं निकलेगा, बोन है नहीं है, गुंजाइश है नहीं है, तो एक प्लान मिल जाता है। और अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि अपने दांतों को एक तो निकलने से बचाएं, ना निकले तो बेहतर है, वही बच जाए, वही रिस्टोर हो जाए, उसी की एक की रूट कनाल होगी, एक की कैप आएगा, एक तो वो करें। दूसरा, ऐसे ही दांतों को ग्राइंड करवा के आप ब्यूटी के लिए, यू हैव विनियर्स, विनियर्स लगवाओ यार। आप क्यों एक डायस्टीमा क्लोज करने के लिए सारे दांत ग्राइंड कर, अब तो एक फैशन सा बन गया, मतलब मैं टर्की जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ दांतों तो के लिए, जाहिर सी बात है आगे। आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप नई नई चीजों की तरफ जाएं, और अब ज्यादा जहां पर आपको कंफर्ट भी मिलता है और आपका नुकसान भी बहुत लेकिन कम। नई और सही चीज कराएं। हाँ डॉक्टर साहब, आप बहुत ट्रैवल मुख्तसर करके, था। हाँ आप ट्रैवल करके आते हैं, आप जब डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो आपने ये नहीं होता कि आप करके आगे मैंने सारे दांत ही ठीक रख जाने, तो आप सही दांत भी ग्राइंड करवा के चले जाएं। बिल्कुल। जाता है कि नहीं ये तो अकेला काम करता है, लेकिन अगर अकेला करता है तो क्या पता उस पोजीशन के लिए जरूरी हो कि वो अकेला करे। ये भी तो है। तो ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी स्मार्ट। एक चैलेंज जो हम शुरू में भी शो से पहले हम बात करते थे वो यही था कि DEI का है, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, और उसमें यह है कि आप जब छोटे गांव से लोगों को हायर करते हैं तो आप एक्सेप्ट करें कि उनका एक्सपोजर कम है। सही बात है। लेकिन जब वो आते हैं तैयार होके, या वो अपनी ग्रूमिंग उनकी डिफरेंट हिसाब से, और आप जो है माशाल्लाह एक फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो आपकी लैंग्वेज में, आपके हुलिये में फ़र्क होगा उनसे। तो प्रॉब्लम जो एक मैं ऑर्गेनाइजेशंस में देख रही हूँ, जो शुक्र है जहाँ मैं हूँ वहाँ तो इसको मैंने ये देखा कि बहुत ख्याल किया जा रहा है, इसलिए मैंने हाईलाइट हुआ मेरी नज़र में कि माशाल्लाह देयर आर पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ इट ऑल्सो। लेकिन दूसरी जगह में मैंने देखा है कि वहाँ पे वो फिर थोड़ा सा बुली होते हैं कि यार तुम परफ्यूम तो लगा के आ जाए, बाल कैसे बना लिए, बाल का क्या किया है, मेकअप तो जरा ये लाल क्यों कर लिया। मतलब ये चीजें करने के बजाय बडिंग करें, उनके साथ अटैच हों, उनको सिखाएं
कि दिस इज़ हाउ यू ड्रेस अप एट वर्क, दिस इज़ हाउ यू बिहेव एट वर्क। कुछ लोग शायद बहुत लाउड होंगे या अपनी मादरी ज़बान में एकदम बात करते होंगे, तो फिर आप उनके साथ थोड़ा सा बडिंग करके करें कि ना ये स्लैंग यहाँ यूज़ नहीं होता, या बहुत खामोश रहते होंगे, कोने कुदरे में बैठते होंगे। अच्छा इरम, ये तो हम बिल्कुल प्रोफेशनल उसकी बात करें ना, प्रोफेशनल सेटअप की, और ऑब्वियसली करना भी ऐसे ही चाहिए, हम सबको एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए। स्पेशली अब तो मुझे ये लगता है कि कंपनीज को भी हायर करने चाहिए ऐसे लोग जो कि आपकी ग्रूमिंग पे काम करें। Yes. अच्छा, लेकिन किसी कंपनी में जाने से पहले, किसी जॉब में एनरोल होने से पहले किस तरीके से आप अपनी ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इस पे भी, क्योंकि इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, आपको भी शायद ये लगता हो कि आप किसी बड़े शहर में जाएंगे और मे बी किसी और कंपनी में आपकी एक्सेप्टेंस उस तरह नहीं होगी, आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तो कैसे अपने ऊपर वो लोग काम कर सकते हैं ताकि कम से कम बेसिक्स तो वो सीख कर आएं, बिकॉज एक वर्क प्लेस है तो वहाँ पर एक डेकोरम तो फॉलो होगा। Yes. वो ड्रेस कोड हो या वो लैंग्वेज हो या आपकी वॉइस की पिच है। यह बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, पर्सोना बिल्डिंग इसे कहते हैं, पर्सनालिटी ब्रांडिंग भी होती है, द वे हाउ आपकी एक इमेज बनी हुई होती है। तो ये आप देखिए घर पे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपका कोई दोस्त आए तो आपको पजामे में ही मिलना है, करना है। ये अपनी प्रैक्टिस आप वैसी करें कि अगर आप थोड़ा सा, अगर आपका इकोनॉमिकली आप अफोर्डेबल एक ब्रांड खरीद रहे हैं, तो देखें कि उसकी लुक उस पैसों से ज़्यादा लग रही हो। जब भी आप खरीदें हैं तो जब कोई कहे ना कि यार ये तो बड़ा महंगा लग रहा है, और आपको फिर समझ आना शुरू हो जाएगा कि मेरी जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि वो लुक उसकी अच्छी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ आपका पर्सनल हाइजीन है। आपके रोज़ का नहाना धोना, रोज़ का बाल का सेटिंग, रोज़ का परफ्यूम यूज़ करना, बॉडी मिस्ट यूज़ करना साथ रखिए। अगर आपकी है, आपके हार्मोन्स ऐसे हैं कि आपको जल्दी पसीना आ जाता है, और होता है हमारे खाने पीने की चीज़ों पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, द वे हाउ वी स्मेल, तो आप अपने साथ परफ्यूम रखें, फेस वॉश करें बार बार अगर पसीना ज़्यादा आ जाता है, कुछ है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ख्याल करें। मोजे रोज़ाना नए पहने, यू हैव टू, मतलब बड़ी बेसिक चीज़ है। फ्रेश पहने, वाइप रखें अपने पास कि आप अपना जूता जब आप पहुंच जाएं, बाइक चलाते हैं, रिक्शा से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो ऑफिस में घुसने से पहले एक वाइप अपने पैरों पे मारे कि मेरा जूता साफ हो जाए। जाती फौरन वॉशरूम यूज़ करें। जब इंटरव्यू भी आप दे रहे हैं ना सबीन, इंटरव्यू में हमेशा पहले पहुंचें। जब आप टाइम पे पहुंचते हैं आप लेट होते हैं। Whenever you're on time, you're late. You're supposed to reach earlier. 15 मिनट पहले पहुंचे, उनका वॉशरूम देखें किधर है, थोड़ा सा अपने आप को सेट करें, आवाज एनवायरनमेंट से अपने आप को बिल्कुल अलाइन करें, खोले, थोड़ी सी आवाज खोले अपनी वॉशरूम में जाके ना, अपना इंट्रोडक्शन शीशे के सामने। ये हर कोई ये सवाल पूछता है कि अपने बारे में बताएं, वो आपका 30-40 सेकंड रेडी होना चाहिए। वो जरा कॉन्फिडेंटली देखें, आंखों को थोड़ा सा अपना खोलें। अब होता क्या है, आप भागते हैं, लेट पहुंचते हैं, वो बैग पकड़े पकड़े आप एकदम से कमरे में घुसते हैं। जुमला आपका पहला होता है, सॉरी ट्रैफिक बहुत था, पहले ही आपने लूज कर दिया। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करेंगे, जो कि बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसी से अगर आप ख्याल करें तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो आदतें आप कह रही है ना, ये तो शादी ब्याह के मौकों से वहां से इधर अपनी प्रैक्टिस डेवलप इसको ना थोड़ा सा करना शुरू कर दें। करें ना। आपके साथ तो बहुत दफा ऐसा हो मेरे से तो ज्यादा ही हो चुका है। इनके साथ तो बहुत ज्यादा हो चुका है। 7 बजे अगर कार्ड पे टाइम है तो 7 बजे का मतलब है 8:30-9 Oh God. ऐसे ही होता है। Yes. पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो सिर्फ 6:55 पे अक्सर पहुंचे में शादी पे। लेकिन ये देखिए ना, हम एक छोटी सी बात कर रहे थे कि टाइम, लोगों के टाइम की वैल्यू करना। Exactly. तो जब आप अपने, और आप ये एक आदत रखें, आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होंगे आपके आगे पीछे कि वो टाइम के पाबंद होते हैं, और आपने अगर उनको इनवाइट किया होता है ना, तो आप कहते हैं देखें नहीं फला जो है ना वो पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं पहुंचती हूँ। तो कभी कभार आपकी ये हैबिट आप लोगों के लिए ना ये कर लेते हैं कि लोग लेट आ रहे हैं तो मैं भी लेट चला जाऊं, जबकि आपको चाहिए मेरा डिसिप्लिन ये है, मैं टाइम पे जाऊं, मेरी वजह से दूसरे मजबूर हो जाएं। और अच्छा, आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, लेकिन मैंने कुछ टाइम से भी करना शुरू कर दिया है कि मैं वक्त पर पहुंचता हूं। अगर वो काम हो जाए, मुलाकात हो जाए, वरना मैं अपने वक्त पे पहुंच के जो मैंने ड्यू टाइम रखा होता है वो रख के मैं चला जाता हूं, और मैं बता देता हूं कि फाइन, मैं इस वक्त आया था, क्योंकि आई वाज सपोज्ड टू बी हियर एट दिस पर्टिकुलर टाइम। आप नहीं आए, ये काम नहीं हुआ, ये इवेंट नहीं हुआ, वो साइन नहीं हुए, वो निकाह नहीं हुआ, इट्स ओके, मेरे बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरा अपना निकाह नहीं है। And तो you मैं don't जा make रहा a fuss, right? You just keep it disciplined. कि बहुत सारे लोग इसका एटीट्यूड दिखा दे, लेकिन होना ये चाहिए कि देखिए मैं आया था, मैंने 2 घंटे का सोचा था, 1 घंटे का सोचा था, अगली कमिटमेंट है ना, एंड मेरी अगली कमिटमेंट। अब ये नहीं हो सकता कि आपकी उस लेट के चक्कर में मैं अपने बाकी सारे दिन को खराब कर लूंगा। ये एक्सेप्टेंस वैसे होनी भी चाहिए। मतलब अक्सर लोग इसको इतना पर्सनल ले लेते हैं कि आइंदा काम नहीं करना है, इस बंदे के अंदर बहुत एटीट्यूड था। दूसरा शख्स भी ये बात कह सकता है कि आपने मेरे
मेरे वक्त की कदर नहीं की, मैंने Absolutely. आपके साथ काम नहीं करना नहीं, दोबारा। लेकिन ये बड़ा ग्रेसफुल तरीका है कि आप बड़े प्यार से प्यार करके से कि मैं तरीके आप से attend आप भी भी कर कर लें जाएं। and हाँ, then आप बल्कि कहें कि I माजरत have की to move. भाई मेरी माजरत कि मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि मैं और नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाना है, मेरे और भी काम है, और काम है नहीं है somehow अगर आप और वक्त देंगे तो आप किसी और का वक्त तो कॉम्प्रोमाइज किसी कर और रहे का हैं फिर ना, और वो compromise कोई होता और है, नहीं है, वो yes, आपके घर है, वो आपकी फैमिली है, तो ये नहीं Yes. करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जाना तो घर ही है ना और फिर आप ये आपने। डिसिप्लिन रखें, आप ये 2-3 दफा करेंगे, आप देखेंगे चीजें चेंज होने अच्छा लगती होती हैं, कुछ लोग हैं जो कि जानते हैं मेरे बारे में कि मैं वक्त पे पहुंच जाता हूँ, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो ये सोच के उस वक्त पहुंचता है कि शुएब टाइम पे पहुंच Yes. जाएगा, वी शुड बी देयर, वरना ये टाइम पे एंड पहुंच दिस इज अ जाएगा। रिपलिंग इफेक्ट। लेकिन शुएब के पास हमेशा चॉइस है ना कि यार सब लेट आते हैं, मैं भी लेट हो जाऊं। ये हमें चाहिए कि हम ना करें, हम इसी तरह तो चेंज आएगा कि हम ये सोचें कि सब करते हैं तो मैं कर लूं। आप वो बने, आप वो चेंज बने जो आप चाहते हैं कि जो चेंज आए। Very true. अदरवाइज चीजें इसी तरह खराब होती रहेंगी। अच्छा इरम, एक और इशू जो हम डाइवर्सिटी को या एक्सेप्टेंस को की अक्सर बात करते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पर्सनल हाइजीन इज समथिंग जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और आप गाइड भी करें दूसरे को, फाइन किसी को नहीं मालूम तो आप उसे जरूर गाइड करें इन अ वेरी डिसेंट वे। बट ये पाकिस्तान में थोड़ी चीज़ ज़्यादा है कि अच्छा वो उस इलाके की है तो उसने ये ड्रेसिंग की हुई है, या उसने ये ज्वेलरी पहनी हुई है, या मर्द है तो उसका ये सर्टेन एक आउटफिट है। ये बाहर तो ये नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आप यूके, अमेरिका, कहीं भी जाके प्रोफेशनल लाइफ में देखें, वो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, डजंट मैटर कौन कहाँ का है, उसने क्या पहना है, क्या उसका ड्रेस था। हमारे यहाँ हम जज करते हैं अपीयरेंस पे, कौन सा ब्रांड पहना हुआ है। Yes. ये बहुत ज्यादा चीजें देखी जा रही है, तो किस गाड़ी में कोई आ रहा है, गाड़ी कौन सी, क्या कौन खा कौन रहा सा, है, रहते फोन कहाँ कौन पे, सा किस है। सेक्टर में रहते हैं, कितने मरले के घर पे रहते हैं। अक्सर लोग दोस्तियां इस बुनियाद अच्छा, पे कर मैंने रहे ना होते ये हैं। चीज़ बाहर देखी है, और Okay. और लोगों का ना एक जजमेंट होता था। जैसे हमारे ऑफिस में मैं बहुत जल्दी, आई वाज 22 व्हेन आई वाज एट माइक्रोसॉफ्ट, तो मैंने ये देखा था कि कि ये वाली गाड़ी लेबनीज चलाते हैं, ये वाली गाड़ी पाकिस्तानी, ये वाली गाड़ी इंडियंस चलाते हैं। तो वो एक बाकायदा ये जजमेंट वहाँ पे भी है। अच्छा, वहाँ पर भी है। लेकिन वहाँ लाउड नहीं होती वो। जब दोस्ती हो जाएगी तो वो इस तरह की बात करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करते। यहाँ है थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब बाहर भी होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि थोड़ा ज्यादा है कि वो पहली मुलाकात में जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आप रहती कहाँ है, तो वो फौरन एक जजमेंट, एंड देन मैंने देखा कि उसके बाद एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे एक जगह पे मैं मुझे जाना पड़ा, कुछ बड़ी अच्छी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, और मैं वहाँ गई तो मैं किसी एक इवेंट से ही निकल कर गई थी, मेकअप कम हो गया था। मैंने जब अटेंड कर लिया सारा कुछ तो नॉर्मल सा बिहेवियर था, लेकिन ये कि जो बाद में एक लीडरशिप रोल की आई हैं, उन्होंने मुझे वो करते हुए नहीं देखा अटेम्प्ट। जब मैं अपना रोल कर चुकी, ट्रेनिंग कर चुकी, तो बाकी सारे मेरे साथ मिले हुए थे, तो वो बड़ी नॉर्मल सी थी। लेकिन खाना खाते वक्त फिर जब उन्होंने पूछा ना कि आप करती क्या, उन्होंने सुना कि अच्छा ट्रेनिंग आर्मी में भी देती हूँ, तो ये भी तो वो भी, फिर एक की आंखें थोड़ी सी चेंज हुई, और उन्होंने फिर जाते हुए मुझे दरवाजे तक छोड़ा। उससे पहले वो लेट भी आई, वो सब कुछ अपना था, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने एक, तो वो मैंने इतना फर्क देखा कि द जजमेंट वाज देयर कि यार कोई यंग सी है, कोई नई ट्रेनर होगी, जो कि हूँ, लेकिन प्रोफाइल सुनने के बाद एटीट्यूड चेंज हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, एंड आई थिंक दिस इज़, यही चीज़ जो है एक बड़ा क्लास का डिफरेंस और कास्ट का डिफरेंस ये सब क्रिएट करता है, और ये बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटियों में शोएब, सभी हमारे टाइम पे हम कौन सी गाड़ी लेके जाते थे, घर की जो बेकार गाड़ी होती थी, आप वो घर हमें की तो गाड़ी की यूनिवर्सिटी बात, बस में जाता था। मतलब Same हाँ, here, या तो मैं बस यूनिवर्सिटी की था, बस में या जाती दोस्तों थी। के साथ बैठते थे। अब मैं देखती हूँ कि बेहतरीन गाड़ी में बच्चे आ रहे हैं, और मेरे छोटे बच्चों का जो स्कूल है, मतलब बहुत छोटे हैं, और उनको जो है वो डाला ड्रॉप कर रही है, तो वो खड़ी हुई है, एंड देयर इज 4 व्हीलर्स हैं, और फिर वो आते भी उसी एटीट्यूड से। तो आप पहले से जो है आपने क्लास डिफरेंस कर दिया, जबकि आप देखें कि वहाँ का नॉर्म क्या है। जो नॉर्म है बच्चों को उस हिसाब से भेजें, ताकि शुरू से उनको अंदाजा हो कि ये नॉर्मल है। या मैं भी देखें, हम अपने बच्चों को कंफर्ट भी तो देना चाहते हैं, क्योंकि आप कमाते बच्चों के लिए हैं, तो आपका दिल करता है आपके बच्चे किसी अगर आप उनको कंफर्ट दे सकते हैं तो आप जरूर दें। उनका लाइफस्टाइल अगर आप स्टैंडर्ड बेहतर कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो बात है ना, आई थिंक वो तरबियत की है बहुत ज्यादा। इरम, ये देखें, ये चीज घर से शुरू हो जाती है। आप अपने हेल्पर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप घर में कॉन्वर्सेशन कैसे रख रहे हैं, आप उन बच्चों को जब शॉप पे लेके जा रहे हैं तो आप सेल्स पर्सन से किस तरीके से बात कर रहे हैं वहां पर। आपको याद है कि वायरल हुई थी चीजें, जो बेड है वो दूसरी टेबल पे कोने में मुंह उधर करके बैठी, बहुत यार पाकिस्तान की बहुत सारी वीडियोस हैं कि हर जगह, ये तो बहुत कम है जो वायरल हो जाती है, निकल आती है, हर जगह हमें रोज दिख रहा होता है। एक बहुत प्यारा सा स्कूल है कराची में, बहुत थोड़े से टाइम के लिए बैक ऑफिस के लिए मैं गई थी, अपने बच्चों को मैंने वहाँ एनरोल कराया था थोड़े से टाइम के लिए। वहाँ हर क्लास में उन्होंने मेक श्योर किया है कि 2 स्पेशल बच्चे होंगे क्लास के अंदर,
और वो इसलिए क्लास के तो होता क्या है, मेरा बेटा 5 साल का था तो स्पेशल बच्चा 7 इयर्स का था, बिकॉज मेंटल लेवल पास लाना था। तो उनको ये था कि ये जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल है। और आपको आना चाहिए That's कि what 8 inclusivity घंटा, is. हाँ 6 घंटा 8 घंटा आप कैसे एक स्पेशल चाइल्ड आपकी कम्युनिटी में होगा उसके साथ बिहेव कैसे आपने करें। कैसे बिहेव करना है ये सिखाना बड़ा जरूरी जानवर है। भी होते हैं वहाँ पे, उन्होंने हर क्लास के एक एक पेट रखा हुआ था, मतलब इतना ज्यादा एम्पैथी थी उसके अंदर। तो वो फिर हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि देखिए घर में इसको कंटिन्यू रखें, घर में ये बातचीत करें, पता चले आप हमसे लड़ रहे हैं कि आपने स्पेशल चाइल्ड क्यों है क्लास में। तो ये देखें स्कूलों का भी जिम्मेदारी है और कुछ घर से भी शुरू, और जहाँ घर पे नहीं हो रहा तो प्लीज इदारे, हमने कई दफा कन्वर्सेशन की, एजुकेशन नीड्स टू इवॉल्व, क्योंकि जितना कुछ हम दोबारा उस पे आते हैं कि अगर हायरिंग नहीं हो रही, बच्चे सेट नहीं हो पा रहे, इसलिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है। एक यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छी टीयर की है उसमें स्कॉलरशिप पे एक बच्चा आता है छोटे गांव से, आप देखें उसका कितना मुश्किल टाइम गुजरता है। वो उस यूनिवर्सिटी से बहुत कम बच्चे हैं जो सेट हो पाते हैं, अच्छे होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, लेकिन दोस्तियां उनकी नहीं हो पाती हैं, कि वो एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते कि नहीं ये तो छोटी जगह से आ रहा है। ये घर से है और ये आपके स्कूलों से भी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो जो हम जज करते हैं, जो इस पे पहले भी थोड़ी सी बात हुई है, ड्रेसिंग को लेके, कुछ फील्ड्स को लेके लोगों की बड़ी एक राय बन गई है। फॉर एग्जांपल मैं मीडिया की बात कर लेता हूँ या शोबिज़ इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ। तो ये कि थोड़ा डिफरेंस है बहरहाल मीडिया में और शोबिज़ में, एक तो लोग बड़ा ऐसे मिक्स रख रहे होते हैं, प्लस अच्छा आप तो शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं तो आप तो पार्टीज में जाते होंगे और आप तो ये करते होंगे और आप तो वो करते होंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड ये लोगों की परसेप्शन क्यों है। लोगों को ये क्यों नहीं पता, हम तो घर पे 8 बजे के बाद किसी को वेलकम भी नहीं करना चाहते। इट्स बिकॉज हमें सुबह 5 बजे उठना होता है, हमारा 7:30 बजे सुबह लाइव शो होता है, तो हम ना कहीं जाते हैं ना किसी को बुलाते हैं। So, वो ये परसेप्शन बड़ा डैमेजिंग होती है। बंदा कहता है मैं तो ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ, मेरे बारे में राय ये और कायम की भी है। अच्छा, इस खवातीन के बारे में बहुत ज्यादा मर्द तो फिर भी इसमें चले किसी ना किसी तरह क्लीन चिट लेके साइड पे हो जाते हैं, बट खवातीन के बारे में तो लिटरली आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सुनने को मिल जाती है कि ये फलानी जगह पे है, तो अच्छा पता नहीं किस तरह से यहाँ तक पहुंची है। तो ये वाकई ये एक माइंडसेट है जिसको चेंज अब भी ना चेंज हो तो फिर तो अल्लाह ही हिदायत दे। आप तो माशाल्लाह आप तो जॉब कर रही हैं ना यहाँ पे, मैं तो एज अ गेस्ट आती हूँ और मेरा यूजुअल जो है 3 to 4 times a month है। मुझे सुनने को मिला है कि मीडिया में जाती हैं तो इनकी दोस्तियां हैं मीडिया यानी खानदान वाले हैं, और मैं सोच रही हूँ मेरी तो ये नौकरी भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एज अ गेस्ट यूं आई, बड़ी इज्जत मिलती है, इज्जत से गाड़ी तक छोड़ते हैं। इसके अंदर भी जो है ना कि मतलब शायद दोस्तियां हैं बड़ी, तो इस वजह से बुला रहे हैं या ऐसी क्या बात अच्छा, है। और ये भी सुनने को मिलता होगा टैलेंट तो कुछ है नहीं क्योंकि मीडिया पे आ इससे जाती अच्छा है तो मैं तो बोल 2-3 सकती प्रोजेक्ट थी। ले लेते हैं। ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, वो सिर्फ आपके हवाले से नहीं तो हमारे हवाले से भी होगा। ये क्या बोला है, इससे अच्छा तो मैं बोल लेती। फिर मैं सोचती हूँ प्लीज आए देखें कितना मुश्किल होता है। जो कहते हैं कि अच्छा बोल लेते, फिर हम कहते हैं आ जाओ। फिर हम भी मैं भी यही कहती हूँ, मैंने कहा आपको नेक्स्ट टाइम दे दूंगी। 2 मिनट का प्रेशर भी बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। हम भी यहाँ पे आके अगर बोल रहे तो हमारी भी सालों की मेहनत है और सीखने के Still we are बाद learning. एंड स्टिल वी आर लर्निंग। और इनको लगता है कि जैसे कैमरे इतने सारे लगे हों, लाइट इतनी सारी लगी हो, उसके आगे बोलना, कंपोज रहना, झिझकना नहीं, आप देखिए फंबल नहीं करना, वर्ड्स रिपीट नहीं करना, ये कोई आसान बात होती है। ये भी एक टैलेंट है जिसकी वजह से आपको मिला है। लेकिन बस देखिए जो जिस चीज में नहीं होता, जिसने जो चीज नहीं पाई होती, वो उसकी बुराई करता है। द ओनली पीपल हु आर गोइंग टू पुल यू डाउन आर द वन जो आपके पीछे हैं, वही तो पुल डाउन कर सकता है, जो आगे होगा वो खींचेगा। मैंने कामयाब लोगों को कभी भी किसी की लेग पुलिंग करते नहीं देखा। बहुत कम आपको नजर आएंगे, शायद ही कोई होगा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा अभी तक, बिकॉज वो इतने सिक्योर होते हैं। यस, उनके अंदर टैलेंट अपना इतना होता है, वो इतने सिक्योर होते हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कोई कहाँ जा रहा है, और अगर फर्क पड़ भी रहा होता है वो ये कि उन्होंने दूसरे को किस तरह से अपलिफ्ट करना है। और जो लड़कियों की आपने बात की बहुत कॉमन है। मैं माशाल्लाह सिस्को में मेरी 4 प्रमोशंस हो गई थी 5 साल के अंदर। तो बाय द टाइम मेरी 4th हुई थी, आई वाज द हाईएस्ट पेड पाकिस्तानी फीमेल माशाल्लाह ओवर देयर कमर्शियल में। और मैंने ये सुना था कि ऐसा क्या करती हैं, किसकी होती है इतनी, तो वो ये लगता था अपनी मेहनत जो इतना ज़्यादा करना, मतलब 12-12 घंटे काम करना, वर्क प्लेस के अलावा जाके आउट ऑफ द वे जाके काम करना, उसको आप देखते नहीं थे। वो प्रमोशन होते हुए जो आपको दिखता था कि सैलरी रेज हो रही है तो कोई बात है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन मेरा ये कहना होता है सबीन हमेशा कि जैसा कि मैंने कहा, वही बंदा आपको नीचे पुल करेगा जो आपसे पीछे है, एंड यू डोंट लेट दैट हैपन। अपने आगे आपके कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप ही की जर्नी से गुजरे हुए होते हैं, आप उनको ढूंढें, उनसे कहें कि मेरे साथ ये हो रहा है। जैसे एक बड़ी मशहूर है कंवल चीमा,
Yes. माशाल्लाह जो मेरी आईटी एक्सपर्ट है, बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी चैलेंजेस आई थी और मेरी वो कलीग भी रह चुकी है सिस्को में। मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा कैसे करती हो, तो फॉर मी शी वाज दैट अहेड पर्सन कि मुझे पीछे पुल हो रहा है, तो वो थोड़ी सी कह रहा मैं चीज से गुजरी हूँ। और तो यू नो यू लुक आउट फॉर पीपल जो आपके सफर से गुजर चुके हैं, जो दर्द, और आपको अभी तो दिख रहा है कि यू नो वो बड़ी कंपोज्ड और बड़ी उन्होंने हैंडल किया हुआ है, लेकिन वो मुझे साफ पता है एज औरत के, आपको भी अंदाजा है कि यार किस चीज से गुजरी होगी। बहुत to reach सारी there। चीजों से गुजरी होंगी उनके ऊपर, स्पेशली जो एक एक्ट्रेस से उनको मुशाबिह जी जी बिल्कुल, कितना एग्जैक्टली। कुछ है। सो And ऑब्वियसली उनको उनका personally टैलेंट बुरा किस लगता तरीके है। से बुरा लगता है, वो बहुत दफा ये बात अरे कर लगना चुकी भी हैं चाहिए। कि आप मेरे काम के मुतालिक बात करें, प्रोग्रेसिव डिस्कशन करें, ये क्या तारुफ हुआ कि आप उससे मिलती हैं। हाँ। और इस पे अच्छा एक तो इतनी बात कर चुके हैं, स्टिल अभी भी कुछ जगहों पर उनको जब इंटरव्यू Podcast किया पे जाता है specially पॉडकास्ट में, बुलाया तब भी वही सवाल, वही सवाल है, वही इंट्रोडक्शन। कैसा लगता है क्योंकि आपको? माशाल्लाह शी इज वेरी टैलेंटेड, और हम Yes. चाहते हैं कि हमारी खवातीन को शक्लों से और निकल आपको के, पता है उनके वो- अपीयरेंस से निकल के, उनके टैलेंट के बिल्कुल। बेसिस पे भी उनसे बात की जाए। मैं 24 साल की थी जब मुझे कवल उसमें हमारे सिस्को में सबसे पहली फीमेल इंजीनियर थी। Okay. पाकिस्तानी कोई भी नहीं थी। तो उस जमाने में भी जब कवल के बारे में मुझे पहला स्टेटमेंट कहा गया था ना, एक होती हैं लाहौर में, वो बस घर से ही काम करती हैं, खातून है ना, तो इस पहला जुमला ये मुझे उनका पहले से इंट्रोडक्शन राय आया था कायम की हुई है कि ना। भाई, क्योंकि शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग, उनकी माशाल्लाह बेबी हुई थी और वो फिर भी काम कर रही थी, तो वो घर से करती थी, लेकिन उनका टैलेंट था। तो ये एक चैलेंज मुझे अंदाजा है कि खवातीन को वैसे ही आता है। आप थोड़ी सी कामयाब होने लगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता कि है, मैं किस मर्द को वजह नहीं से करना कामयाब पड़ता। हुई। That's शुएब? very true। और नहीं हमारे नहीं, double that's true, I challenges agree। होते ये हैं। बाकी बड़ा दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन आवर इंडस्ट्री, प्रोफेशनल लाइफ में। वाकई खवातीन को आप तो कह रहे हैं कामयाब, मैं कहता हूँ इवन जॉब स्टार्ट करते हुए भी उन्हें जस्टिफाई करते हुए करना होता पड़ है रहा कि होता क्यों है। हम कैसे क्यों मिल job गए? कर इंटरव्यू कैसे हो गया आपका, वहां तक कैसे पहुंच गई आपकी, आपको कॉल कैसे आ गई। हाँ, कि खातून थी इस वजह से हो हाँ, गया, बिल्कुल। अच्छी दिखती थी इसलिए हो गया, या बस मतलब कुछ टैलेंट को आपने पीछे कर दिया है और आप कुछ, और शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब एक चेंज दिख रहा है कि जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनमें मैं एक सपोर्टिव वो देखती हूँ कि वो साथ देते हैं। जब खानदान में कोई कुछ कह रहा हो तो फिर वो बताते हैं कि नहीं मेरिट पे गई थी, इस तरह हुआ था। जैसे मेरे पास माशाल्लाह 62 अवार्ड्स रखे हुए पूरी शेल्फ माशाल्लाह। में, तो अब उस पे ये ना शुरू में जब आई थी ना, तो ये हुआ था कि यार शायद अकेली खातून है। अच्छा, एक दफा मैं जीती तो मुझे कहा गया कि क्या 2 ही लोग थे, अकेली रन देखिए, कर, तो जुमले इस सुनने तरह को के भी मिलते हैं। जुमले मतलब आते हैं। लेकिन वो फिर आपका जो पार्टनर होता है, आपकी फैमिली होती है, वो सपोर्ट करती है, वो सेलिब्रेट करती है। आपको जरूरी है कि जो आपसे खुश हो रहे हैं आप उनको सुने, जो पीछे से पुल कर रहे हैं उनको जाने दें, और मेंटर्स ढूंढें। देखिए, ग्रूमिंग के लिए, इंटरव्यूज के लिए, हर चीज के लिए आप ढूंढे लोगों को। लिंक्डइन पे आप यकीन करें, मैं अभी बता सकती हूँ कि शुएब को अगर एक मैसेज आए कि सर मैं मास कॉम पढ़ रहा हूँ, मेरा ये इरादा है करने का, मैं आप मेरी इंस्पिरेशन है, आप मुझे 3 टिप दे दीजिए, मैं आगे क्या करूँ, ही विल टेल। मैं हम बताऊंगा। तड़प रहे होते हैं कि लोग हमसे कंस्ट्रक्टेड Yes. सवाल पूछें। वो जो आता है ना बजाय इसके कि you're मैसेज, looking cute। you're looking cute, मैं आपका फैन हूँ या आपकी फैन हूँ, उससे अच्छा है कि आप कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछें कि मैं आपके जैसा बनना बिल्कुल चाहता हूँ। ऐसा ही है। और फिर आप गाइड करते हुए आपको अच्छा भी लगता है, मतलब इस बात पे आप किसी को क्या जवाब आई फॉर मी देंगे इट्स रेड फ्लैग ना, कोई अगर ऐसा मैसेज आ जाए ना हार्ट्स और क्यूट, मैं कहता हूं भाई अगली क्या बात होगी, छोड़ो, इग्नोर कर दो। इग्नोर करते हैं, हाय जाहिर है। यार, बड़े बड़े बंदे हैं ना। बड़ी बात नहीं, है, नहीं, वैसे वैसे आप इग्नोर करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि लड़के नहीं करते, constructive- लड़के नहीं करते वैसे। नहीं, मैं तो कर देता हूँ। चलें, अच्छी बात है। क्योंकि मुझे अच्छी पता है बात है, constructive बात होनी नहीं है ना, मुझे time पता waste है हो रहा है। लड़कियां इग्नोर करती हैं। तो करना चाहिए, ऐसी किसी भी मैसेज को बिल्कुल इग्नोर कर दें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ आपके लिए वक्त का जाया ज़ाया करते बनेंगे और हैं, कुछ वक्त नहीं होगा। जाया करते हैं। एरम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इस सेगमेंट करने का मकसद ये था कि हम सब सीख सकें। थोड़ा सा एक ऐसा मामला हो जाता है ना जब हम कंफ्यूज होते हैं, अच्छा क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है जो कि आपको बड़ा मोटिवेट कर रही होती है। तो एक सक्सेसफुल शख्सियत से ये सुनना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आपका माशाल्लाह सफर चल रहा है, हम इसे कहेंगे सफर है ना, सफर इतना खूबसूरत है। और गोल्स भी सेट किए होंगे, और अभी तो बिल्कुल। बहुत कुछ है Strategy जो कि भी achieve उसकी। करना है। Once again, thank you so much। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ, दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन।
सबक सिखाऊं तुझे? X is equals to 6. सीख लिया? हाँ. इतना फीका ट्विस्ट आपको चाहिए एज बेबी मसाला ट्विस्ट स्वीट टैंगी स्पाइसी यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस से पूरा महीना करो खुल के स्ट्रीम क्योंकि अब मिले 60 GB डेटा 10,000 टेलीनॉर मिनट्स और 700 अदर नेटवर्क मिनट्स के साथ फ्री तभी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो स्ट्रीमिंग की टेंशन को स्मैश करो फुल टाइम ऐश करो। सितारा तो है मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा आई दिल से आवाज। Pakistan Idol. आई दिल से आवाज. Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. चाची चाची आ गई। मैं आया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। एज बेबी मसाला ट्विस्ट स्वीट टैंगी स्पाइसी यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस से पूरा महीना करो खुल के स्ट्रीम क्योंकि अब मिले 60 GB डेटा 10,000 टेलीनॉर मिनट्स और 700 अदर नेटवर्क मिनट्स के साथ फ्री तभी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो स्ट्रीमिंग की टेंशन को स्मैश करो फुल टाइम ऐश करो। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं जी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना नाम, मैं अपना नाम नहीं कहूँगी बल्कि कहूँगी कि मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया है। कॉर्पोरेट लीडर है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, जो मैं बड़े बड़े ब्रांड की बात करी हूँ एक्चुअली काफ़ी तो बड़े जो इंटरनेशनल एग्जैक्टली उनमें वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को मनवा चुके हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। अच्छा जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान के नाम रोशन करने की तो हम कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी अगर किसी भी बड़े ब्रांड के साथ एक ज़बरदस्त पोजीशन के ऊपर रहता है तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान का नाम वैसे ही थ्रू आउट साथ चल रहा होता है कि ये बंदा इस पोजीशन पे है और वो पाकिस्तानी है। तो हम सब बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस भी कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अरहम जुनैद, जिन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम अपनी मुकम्मल की, उसके बाद प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया और बेशुमार कामयाबियाँ उन्होंने समेटी। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जाकर वो बाकी स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को गाइड भी कर रहे होते हैं। तो अरहम से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरहम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया। ग्रेट टू हैव यू। अरहम थोड़ी मसरूफियत से मुतालिक बताएं कि आजकल क्या चल रहा है। देखिए अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आजकल जो है काफ़ी ग्लोबल वर्ल्ड में काफ़ी कंज्यूमर के लिहाज से एक रोल है मेरा, जिसमें मैं काफ़ी स्ट्रेटजी और डिजिटल के बारे में देखता हूँ अक्रॉस 150 कंट्रीज़। ओके, स्ट्रेटजी कितनी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइफ? देखिए स्ट्रेटजी तो काफ़ी ज़रूरी होती है। आपको अक्सर यही सोचना पड़ता है कि भाई आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है और फिर आपके जो नियर टर्म स्टेप्स हैं, इटरेटिव
वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़ी पिक्चर है वो बहुत ज़रूरी है और लोगों को यही बिल्कुल ऐसे ये गोल सेट करना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रेटजी के साथ आप उस गोल को अचीव कर रहे हो। लेकिन हम यंगस्टर्स की बात करें तो बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स उन्होंने सेट किए होते हैं और स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी अनरियलिस्टिक ही हमें नजर आ रही या तो होती नहीं है या तो अनरियलिस्टिक होती है। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आई थिंक यंगस्टर्स और जो एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंस के मुतालिक से काफ़ी रॉ होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। उनके पास एक जज्बा होता है, एक हंगर होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए कि उनकी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो क्या हैं। उस लिहाज से फिर अक्सर आपके मेंटरशिप हो गई, बाकी नेटवर्किंग हो गई, आपकी जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वो नेचुरली थोड़ी बहुत मैच्योर भी हो जाती है और फिर कैलिब्रेट भी हो जाती है। बल्कि हम ज़रूर आपसे आगे चल के पूछेंगे भी कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है, स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम आपकी जर्नी से मुतालिक बात करें, फॉर श्योर आपने भी सोचा होगा, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, फिर यहाँ तक पहुँचे होंगे। सो इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करने के बाद और यहाँ तक पहुँचना, ज़ाहिर है अभी तो सफ़र है ना, चल रहा होता है। सो क्या सोचा था, क्या क्या अचीव करते गए, चैलेंजेस क्या आए? आई थिंक सबसे पहले तो मेरा कभी नहीं ख्याल था कि मेरी जो करियर ट्रैजेक्टरी वो ऐसी होगी। शुरू तो मैंने इंजीनियरिंग से की थी जी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और मैंने जो है एनर्जी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी काम किया। मेरा ये था कि सबसे पहले तो आपने जो टेक्निकल स्किल्स आप हासिल कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के मुतालिक से, वो आप कामयाबी उसमें दिखाएं, यू लर्न दो स्किल्स, और वो जो है बहुत ज़रूरी है। फिर मेरा ये था कि भाई आपने इंजीनियरिंग एक्सपीरियंसेस काफ़ी कर लिए हैं, वहाँ से मैंने ये सीखा कि भाई आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसकी जो रिलेटेबिलिटी है, जो कमर्शियल सेंस है, बिजनेस सेंस है, यहाँ आजकल दुनिया में ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो सीधी सी बात है, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मेरा कभी नहीं ख्याल था, मुझे पता भी नहीं था कि एक फील्ड है उसका नाम है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में यही होता है कि भाई जो मुख्तलिफ बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको क्लाइंट्स के साथ मिलके सॉल्व करते हैं। और फिर यही बात है कि भाई करियर पिवट्स तो अगेन मेरे दिमाग में थे नहीं उस वक्त, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप इंस्पायरिंग लीडर्स से मिलके आप ये चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें, और अक्सर वो भी जो है वो यही देख लेते हैं कि भाई किसके पास हंगर है, किसके पास टैलेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको साथ ले आते हैं। तो आजकल मैं कंज्यूमर इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन एज एन इंजीनियर मेरा कभी ये नहीं ख्याल था कि मैं जाऊँगा इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग और फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री। चलें, आपको भी किस्मत जहाँ लेकर जाती गई, आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया और आपने अचीव किया। देखें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी फील्ड के साथ इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं कि और अपॉर्चुनिटीज़ को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, उस तरीके से हम उन्हें ग्रैब नहीं कर रहे होते। अच्छा, अमूमन एक परसेप्शन या एक माइंडसेट हमारा ज़रूर है कि अच्छा हम पाकिस्तानी हैं, किसी और मुल्क जाएंगे तो पता नहीं इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हमें इतनी अच्छी पोजीशंस पे रखेंगे, नहीं रखेंगे, ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो इस माइंडसेट को आप किस तरीके से देखते हैं और ये कैसे यंगस्टर्स को चेंज करने की ज़रूरत है कि आपका टैलेंट है जो बोलता है वही मैटर करता है और आप पे ग्लोबल लेवल पे आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है अगर आप में टैलेंट है? आई थिंक बिल्कुल किया जा सकता है। इसको पहले क्लियर कर देते हैं कि भाई बिल्कुल किया जा सकता है, और कोई ये नहीं देखता कि भाई आप कहाँ से आए हैं, ये बात कि आपका काम क्या है और आप किस तरीके से करते हैं, कितने लोगों को साथ लेके चलते हैं, और आप अपनी ट्रस्ट और रेपुटेशन कैसे बनाते हैं। मैंने तो ये देखा है कि भाई यहाँ तो माशाल्लाह जो टेक्निकल स्किल्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत बहुत अच्छी हैं। उसके साथ साथ अगर आप कॉम्प्लीमेंट करें सॉफ्ट स्किल्स और रेजिलियंस को, तो ये तीन चीज़ें जो आपको जो है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी कामयाबी लाते हैं। सीधी सी बात है कि आप सॉफ्ट स्किल्स के तौर के देखें कि भाई किस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दुनिया में तो आप कोई काम अकेले होता ही नहीं है, ये तो शायद पढ़ाई में आप कर लें कभी कभी, लेकिन जो अदरवाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल, और इकट्ठे ही बढ़ना होता है आगे। बिल्कुल, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा ज़रूरी है ये सॉफ्ट स्किल्स? लेकिन जब मैं कॉम्प्लीमेंट ही करना है, लेकिन जब मैं हायरिंग करता हूँ तो मैं तीन चीज़ें के लिए देखता हूँ, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और एटीट्यूड। देखें, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप करने की ये एक है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी कोचिंग होती है, आप जिस तरीके से बात करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, आप उन एक्सपीरियंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, टीम को आप कैसे लेके जाते हैं। सीधी सी बात है कि देखें टीम वर्क जो है उसमें आप ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं कंपेयर टू एन इंडिविजुअल, और उसमें देखें ये जन्नत तो नहीं है, यहाँ हर मतलब पूरी दुनिया में चैलेंजेस होती हैं। चैलेंजेस जब आती हैं तो आप उनको कैसे ओवरकम करते हैं, और वो जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर में हर किसी की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में इट्स नो डिफरेंट।
Okay. आजकल हम बहुत रील्स देखते हैं जेन जी को लेकर कि जेन जी का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो जो कि आपने एटीट्यूड की बात की है, बिहेवियर की बात की, ये एक तासुर कायम हो गया उस जनरेशन से मुताल्लिक कि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। सो आपने भी ऐसा देखा कि वाकई ये इशू नज़र आता है उनके? ठीक है, हो सकता है स्किल्स हों, टेक्निकल स्किल्स हों, बट मन मौजी से लगते हैं, दिल करेगा तो काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। देखें, आपकी बात टू सम एक्सटेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही है कि जितनी हंगर और क्रिएटिविटी भी मैंने देखी है, वेरी ट्रू, क्रिएटिविटी यस, वो भी इसी जनरेशन में है। और अक्सर यही बात है कि भाई सबसे आसान तरीके से अपने काम आगे बढ़वाना वो भी एक बहुत बड़ी स्किल है। इट्स अगेन अ स्किल। बिल्कुल। और वो अगर स्किल मिसिंग हो किसी जनरेशन में तो उसने नुकसान मैं यही बात कर रही हूँ कि आपके जितना मर्जी टैलेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप क्रिएटिव हैं, जो मर्जी है, बट अगेन बात यही होती है अगर आपका एटीट्यूड नहीं है सही तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम काम सिखा देंगे लेकिन आप अच्छे एटीट्यूड के साथ हमारी कंपनी में आए, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करी होती है। अच्छा, हम ज़ाहिर है हम सबके उस्ताद होते हैं, हम मेंटोर्स से सीख रहे होते हैं, हम उनके सीख के ऑब्वियसली आगे अचीव कर रहे होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें। आपकी ज़िंदगी में किसका किरदार बहुत नुमाया रहा और आप ये कहेंगे कि अगर ये शख्स ना होता या होती तो शायद मैं इस पोजीशन पे ना होता? देखिए, सीधी सी बात है, मेरी करियर ऐसी अप्स एंड डाउन्स और नॉन ट्रेडिशनल रही है, और इसकी एक बड़ी वजूहात मेंटर्स हैं। मेंटर्स ने गाइड किया है जब यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उनको कैसे सिक्योर करना है, उसमें थ्राइव कैसे करना है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेंटरिंग जो है मेरे हिसाब से तो आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि देखिए मेंटर्स जो हैं वो यही चाहते हैं कि उनसे आगे बढ़ें, और मेरी भी इंशाल्लाह यही ख्वाहिश है कि जो अगली नस्ल है और जो अपकमिंग जनरेशन वो भी आगे ही बढ़े। मेंटरिंग में ये ज़रूर होता है कि भी जो लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं आप उनसे सीखें ताकि आप वो गलतियां ना करें, और जो उनकी सक्सेसेस थी आप उनको इम्प्लीमेंट करके और तेज़ी से आगे बढ़ें। तो वो जो है वो मेंटालिटी मेंटरिंग में बहुत ज़रूरी है। और देखिए मेंटरिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं उसके रास्ते में जो लोग हैं, जो मिड टियर एग्जीक्यूटिव्स, इवन मैनेजर्स जो हैं, उनसे आप सीखें उनके एक्सपीरियंसेस से, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मेंटर्स हैं, इसका मतलब किसी एक का आप नहीं एक नाम बता सकते? देखें, फैमिली के हिसाब से तो मेरे वालिद साहब हैं। इनफैक्ट मेरे वालिद साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त कोट मुझे बताई थी जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सक्सेसेस हुए थे। उन्होंने मुझसे बिठा के यही कहा कि देखो बेटा, जो भी तुम्हारी कंपनी है, जो भी तुम्हारी जॉब टाइटल है, जितने भी आप पैसे कमा लें, जो फुलफिलमेंट और दिल में सुकून मिलता है ना दूसरे लोगों को मदद करने से, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और मैं जो है इसको अक्सर यही अपने आप को याद दिलाता हूँ कि भाई जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक है, आप अपनी प्रोग्रेशन के लिए भी करें, लेकिन आप दूसरों को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि भाई जो भी आप काम करें वो आप 7 लोगों को लेके चलें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। What makes you humble? कैलिब्रेशन। Okay. अक्सर जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, और जो ट्रेड्स होती हैं वो बहुत ह्यूमिलिटी की आपको नज़र आती हैं। आई थिंक उसमें फैमिली का भी बड़ा हाथ है। देखें, जिस तरीके से आपकी तरबियत होती है, आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मेरी बीवी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट। तभी उसने पूछा था ना होता या होती, उसका इशारा वही था। वो कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और अक्सर एक नहीं, मतलब आपकी बीवी भी होती हैं, आपकी वालदा भी होती हैं, बिल्कुल बहन भी हैं, तो इस लिहाज से अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और फिर आपके दोस्त भी यही याद दिलाते हैं कि भाई आपकी जो पोस्ट है, भाई आप तो वही वाले अरहम हैं, तो अक्सर जो है ना वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और अच्छा, वो याद ना भी कराएं तो आई थिंक विद फैमिली एंड विद फ्रेंड्स तो आप वही होते हैं। वो मैटर नहीं करता कि आपकी क्या डिग्री या क्वालिफिकेशन या एक सेल आपने किया या दूसरे ने क्या किया है, वहाँ आप सब एक पेज पर ही होते हैं। लेकिन क्या घर की मुर्गी दाल बराबर कभी हो जाता है बेगम या अम्मी की तरफ से? क्योंकि वाकई आपने कहा कि फैमिली जो है ना, आपने तो बड़े अच्छे तरीके से उसको बोला, कहते हैं बॉस होगा वहाँ पे होगा, बट अक्सर घर के अंदर तो आपको पता था ये जो
मतलब अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, अक्सर मैं जब बात कर रही होती हूँ तो जैसे होस्टिंग ना घर छोड़, ऑफिस छोड़ के आओ, घर में बनो जो हो, तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? जी जी होता है, और अक्सर ख़ास तौर पे जब आप ग्लोबल रोल में होते हैं ना, तो आपकी जो ट्रैवलिंग भी होती है या आपकी जो मीटिंग्स भी होती हैं वो कभी कभी ऑड आवर्स पे भी होती हैं, तो उसको आपने कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि वही बात है, घर पे तो आप शौहर हैं, आप बेटे हैं और आप भाई हैं, तो उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और फिर आप अपने आप को जानबूझ के प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता है काफ़ी। वेरी ट्रू। स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, स्टैंड आउट कैसे कोई कर सकता है? वो क्या ऐसा काम करे कि वो स्टैंड आउट करे? बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डिग्री करते हुए हो या वो जॉब के दौरान हो। देखिए, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, और मैंने कोई 3-4 चीज़ें देखी हैं जो काफ़ी हेल्प कर सकती हैं इस मामले में। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स और एटीट्यूड टेक्निकल स्किल्स के साथ बहुत ज़रूरी है, और एक जो बड़ी सॉफ्ट स्किल है इसमें, वो इसको इंग्लिश में कहते हैं बीइंग कोचेबल। आप जब लोग आपको सिखाना चाहते हैं और सिखा रहे होते हैं, आप किस एटीट्यूड के साथ आप सीखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है आप में कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, और वो जिस तरीके से आप अपना हंगर भी दिखाते हैं, वैसे ही आप फीडबैक को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, अक्सर जो मैंने देखा है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, लोग फीडबैक सिर्फ इस वजह से देते हैं कि वो आपकी बेहतरी के लिए यही चाहते हैं, का आउटपुट जो आप प्रोड्यूस करते हैं और आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। और फिर देखें, आजकल तो 2 चीज़ें होती हैं जो आपकी पब्लिक फेसिंग होती हैं, एक तो आपका रेज्यूमे होता है और दूसरा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। देखिए, रेज्यूमे पे मैंने यही देखा है कि जो आपके MBA स्टूडेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं या जो ग्रो करना चाह रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी है। एक तो क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट, तो आपने जो काम किया है उसका जो न्यूमेरिकल इम्पैक्ट था, कि आपने उसको लिखा है अपने डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि आप ये दिखा सकते हैं कि भाई मैंने जो काम किया है इसका ये आउटपुट था। बिल्कुल ठीक। और फिर दूसरा, मैं इसको कहता हूँ बिग पिक्चर थिंकिंग। तो आपने जो बुलेट्स बनाए हों या जो अपने एक्सपीरियंसेस आप उसको बता रहे हैं कि भाई आपने जो काम किया है उसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या था, आपने कंपनी या मिशन को कैसे एडवांस किया अपने रोल के मुताबिक, और लोगों की मदद कैसे की, तो ये बहुत ज़रूरी है। अरम, लिंक्डइन प्रोफाइल कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी? क्योंकि हम देखते हैं प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पे होते हैं और वहीं से अप्रोच भी लोग हमें कर रहे होते हैं, बट बहुत से लोग नहीं भी होते लिंक्डइन पे। एक तो ये कि लिंक्डइन कितना ज़रूरी है, और दूसरा लिंक्डइन कितना रियलिस्टिक होता है। जब एक शख्स आपके सामने आता है और वो जो गुफ्तगू करता है, उसकी रिज्यूमे, उसके बाद जो आप सवाल जवाब करते हैं और आप कहते हैं लिंक्डइन पे तो कुछ और था, क्या ऐसा होता है? देखिए, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, दैट्स ट्रू। आई थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग होती है, और जिसमें आपकी हायरिंग की काफ़ी डिफिशेंसी हो सकती है उससे। लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है। देखें, आजकल काफ़ी डिजिटल का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो आपकी जो डिजिटल प्रोफाइल है, सबसे पहले तो वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन आपने उस पर काम करना है। आपने उसमें ये दिखाना है कि भाई आप कौन हैं, और यही वही बात है ना कि आप तो इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू से पहले तो कोई आपसे मिलता है नहीं, लेकिन आपके जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी रेज्यूमे, ये तो हर वक्त रहती हैं, तो इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और फिर लिंक्डइन का एक ये भी फ़ायदा है कि आप दूसरे टॉपिक्स के बारे में बहुत जल्द सीख सकते हैं, ये पब्लिक फेसिंग पोस्ट वगैरह के साथ। और दूसरा, जब आप लोगों से मिलते हैं, आप किस तरीके से मिलते हैं। मैंने तो अक्सर यही देखा है कि जब लोग मैसेज करते हैं तो वो सीधा कहते हैं भाई हमें आप जॉब दिला दें या हायर कर दें। देखिए, मतलब नीयत मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है इस मामले में, लेकिन जिस तरीके से आप अप्रोच करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। कैसे अप्रोच किया जाए, थोड़ा हमें ये बताइएगा। वाकई ऐसा होता है कि इनबॉक्स में अक्सर लोग आते हैं, ये अपॉर्चुनिटी दिला दें, हमें नौकरी दे दें, कैसे कनेक्ट करें फिर? देखिए, आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे ही मैसेज आते होंगे, तो इसीलिए हमने पूछा, हमने कहा थोड़ी गाइडेंस ले लें। देखें, सबसे पहले तो ये है कि भाई आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं। मैंने तो यही देखा है कि भाई जो सक्सेसफुल होते हैं वो इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि वो दूसरे से सीखना चाहते हैं। राइट। वो ऐसे मैसेज भेजते हैं कि भाई मैं आपके बारे में और आपके करियर के बारे में सीखना चाहता हूँ, ताकि जो आपकी विजडम है, आपके लेसन्स लर्न हैं, वो मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट करूँ, ताकि मैं इंशाल्लाह उसी पोजीशन पे पहुंचूं। और वो एक मेंटालिटी होती है, और वो एक ये दिखाती है विलिंगनेस टू बिल्ड सिंसियर एंड जेन्युइन रिलेशनशिप्स। और ये जो नियत है ये बहुत ज़रूरी है, और अक्सर आपको मैसेजेस से ही पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को काम निकलवाना है या वाकई सीखना चाहता है। तो और जो सीखना चाहते हैं वो बड़ी लंबी जाते हैं आगे। और मैंने ये देखा है कि एक दफ़ा आपकी ये वाली मेंटरशिप वाली रिलेशनशिप बन जाए,
वो एक जॉब ऑफर या एक हायरिंग उस प्रोसेस तक महदूद नहीं होती। बिल्कुल। और फिर वही बात है कि उसकी जो वैल्यू होती है ना मेंटरशिप की, मतलब सीधी सी बात है, मैं आजकल जो भी अगर कोई पोजीशन है या कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है, मैं लोगों से मशवरा ज़रूर लेता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं, कभी कभी वो ज़्यादातर वो ज़्यादा सीनियर भी होते हैं, ताकि आप उनके पर्सपेक्टिव से आप सीखें, उनके विजडम से आप सीखें और फिर आप अपने काम में इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक मेंटालिटी आपकी जिस तरीके से आप अप्रोच करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर लोग ये फ़िल्टर करते हैं कि भाई ये बंदा सिर्फ जॉब के लिए ढूंढ रहा है या वाकई सीखना चाह रहा है, और जो सीखना चाहता है वो ज़्यादातर काफ़ी आगे जाकर क्या यही चीज़ इंटरव्यू में भी जज की जाती है कि इसे सिर्फ इस वक्त जॉब चाहिए या कि ये वाकई एक्सेल करना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, सीखना चाहता है? आई थिंक ये जो है एक बहुत ज़रूरी बात है कि इंटरव्यू में आप कैसे अपनी कहानी सुनाते हैं, राइट? स्टोरी ऑफ वाई, कि आपको ये जॉब या ये कंपनी आपको क्यों इंटरेस्ट करती है, और आपको उसके बारे में तैयारी भी करनी चाहिए कि भाई कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, आजकल वो ऑपरेशंस में क्या कर रहे हैं, उनके आगे का विजन क्या है, और आप उस विजन में कैसे फिट करते हैं। या तो आपने स्किल्स या एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, आप डेवलप करना चाहते हैं कि भाई आपके जो एक्सपीरियंस हैं, जो करंट प्रोफाइल है, वो ट्रांसलेटेबल कैसे है उस रोल के लिए, उस कंपनी के लिए, ताकि आप मिल के आगे बढ़ें। और ये ना सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये तो वॉलंटियर सेटिंग्स में है, पब्लिक सेक्टर में भी है, तो ये मैं काफ़ी इस पे तवज्जो कहता हूँ। अच्छा, अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़े गिले होते हैं। कॉर्पोरेट स्लेव हैं हमें अपने लिए वक्त नहीं मिलता, उस तरीके से हमें पे नहीं किया जा रहा होता, बहुत सारे गिले शिकवे हम हमेशा लोगों की ज़ुबानों पे देख रहे होते हैं। क्या ये ओवरऑल ऐसा ही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर वाकई बड़ा चैलेंजिंग है, रूटीन आपकी मैनेज नहीं होती, कोई आपके वर्क आवर्स डिफाइन नहीं होते, क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, या सिर्फ हमारा यहाँ पर एक माइंडसेट इस तरीके का, या मे बी यहाँ का जो सेक्टर है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से उसको बेहतर होने की ज़रूरत है? देखिए, आजकल तो ऑटोनॉमी बढ़ती जा रही है, आपके डिजिटल टूल्स बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से आप अपना टाइम प्रायोरिटाइज करते हैं वो उसकी ऑटोनॉमी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो आउटपुट फोकस्ड है वो उसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसी लिहाज से आपने अपने हिसाब से देखना है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो वाकई वैल्यू ऐड कर रहा है, या जो एंड गोल है उसकी कंट्रीब्यूशन में ये काम चल रहा है या नहीं। और अक्सर ये जो प्रायोरिटाइजेशन होती है ना, ये आप अक्सर अपने लीडर्स के साथ करते हैं, और लीडर्स मैंने जहाँ तक देखा है वो बहुत इनकरेज करते हैं कि भाई अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं लेकिन आपके पास सिर्फ टाइम है 5-6 चीज़ें करने की, वो 5-6 कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो बात आगे बढ़ाने के लिए उस पर तवज्जो देना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी ज़रूरी है। और फिर आजकल जो टूल्स आ रहे हैं ना, उसमें काफ़ी इनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, उनको इस्तेमाल करने के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने काम आसान करने के लिए। और ऑब्वियसली AI अब तो हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि AI का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, बिकॉज जो काम आप 1 मिनट में कर सकते हैं वो काम आप कई घंटे लगा के प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। यकीनन मीडिया में भी AI का काफ़ी इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें AI जो है इससे ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। जैसे इंटरनेट आया था बिल्कुल वैसे AI है। मैं तो कहता हूँ AI एक ज़रिया है, आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है। एब्सोल्युटली। देखें सीधी सी बात है, कभी कभी लोग डरते हैं कि भाई AI आपकी जॉब ले लेगी, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि भाई AI तो आजकल क्रॉसवर्ड पजल भी नहीं कर सकती, लेकिन तो जो ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन AI के फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है, या आप जैसे किसी शो पे आ रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान पे, तो आपने AI से कहा कि भाई हिस्टोरिकली राइजिंग पाकिस्तान का पर्पस क्या है, किस किस्म के गेस्ट आते हैं, तो आप उससे तैयारी भी कर सकते हैं। वो आप अपने काम में भी कर सकते हैं। आपने अपने ईमेल पॉलिश करने हैं, आपने ट्रांसलेशन करनी है, आपने रिसर्च करनी है मोर ब्रॉडली। बिल्कुल। तो मतलब ये आपके ऊपर है कि भाई आपका जो काम है उसमें क्या आपको अच्छा लगता है वो आप करते रहें। जो आपको शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है या आपको लगता है कि काफ़ी लंबा खिंच जाता है, आप AI से भी पूछ सकते हैं कि भाई मैं इस काम पे जैसे मैं कोई एक्सेल शीट या फाइनेंशियल मॉडल बना रहा हूँ। अभी तो आई थिंक अभी तो बहुत लिमिटेशंस नज़र भी आती हैं कि अभी हम बहुत से मौज़ूआत पे जब एज वी आर इन मीडिया, चूँकि उसके पास वो डेटा सेट नहीं है अभी AI के पास, तो वो
तुक्के लगा रहा होता है कि अगर ये हो तो अक्सर ये हो होगा। सकता है, तो देखो फिर अब जब आप थोड़ा करेक्ट भी करते हैं ना लिखते हुए तो हाँ। फिर आगे से आ भी जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता था इस बारे में और बड़ा ऑनेस्ट है नहीं आए इन आवर फील्ड्स ज़रा बिकॉज हम उसको ऑब्वियसली इस देखिए तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके एडवांसमेंट आती है और आई एम श्योर कि आएगी। आएगी भी और लेकिन एक्सेप्टेंस भी क्या है हमारे हाँ क्योंकि अब अक्सर कहीं और देखा जाए तो अक्सर होता है कि अच्छा एआई से लिखा है और बड़ा मतलब लोग प्राउड फील कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला ज़रूर है कि अच्छा इसका क्या है जो एआई से लिख के आ गया देखिए एक्सेप्टेंस नहीं है बहुत सारी फील्ड्स में अभी भी। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मैं समझ सकता हूँ। देखें वो एआई जो है वो एक ज़रिया है और मैं बार बार बस यही कहूँगा, उसके बाद जो आपका आउटपुट आता है वो तो आपने ही उसको रिव्यू करना है, उसको ट्वीक करना है, उसको Prompt आपने इम्प्रूव देना करना था। है, प्रॉम्प्ट भी आपने देना है और वो बहुत ज़रूरी है किस तरीके से आप बताते हैं। मेरे ख्याल में देखें अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एआई से जो बढ़नी चाहिए और आपकी तालीम ज़्यादा आप उससे हासिल कर रहे हैं तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और पूरी दुनिया ऐसी जा रही है कि भाई एआई का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। और देखें जब इंटरनेट भी आया था तो पहले यही था कि भाई इंटरनेट पे पता नहीं क्या कुछ है, अभी भी इंफॉर्मेशन स्क्रूटनी काफ़ी चलती है, लेकिन इंटरनेट के बगैर तो मेरे ख्याल में आजकल की जनरेशन गुजारा ही नहीं है जी। गुजारा ही नहीं है। और सिमिलरली मुझे ये लगता है कि एआई के बगैर नहीं है, क्योंकि जो आपके रूटीन काम है अगर वो आप एजेंटिक एआई या प्रॉम्प्टिंग से आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में सोच सकते हैं। आपके जो इंटेलेक्चुअल माइंड शेयर जिसे कहते हैं ना वो काफ़ी बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो एआई एक इस जनरेशन के लिए बड़ी ब्लेसिंग है, सही बात है। और किस तरीके से आप फ़ायदा उठाते हैं ये तो ये आप पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेटवर्किंग पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, जो आगाज़ में आपने जिक्र भी किया था, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या नेटवर्किंग हमारी पर्सनल लाइफ को मुतासर करती है? आई थिंक नेटवर्किंग जो है कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि भाई नेटवर्किंग ये है कि दूसरे से काम कैसे निकलवाना है, जो कि काफ़ी बड़ी मिसकंसेप्शन है। नेटवर्किंग तो मैं इसको अगर 3 लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, आई वुड डिस्क्राइब इट एज सिंसियर एंड जेन्युइन रिलेशनशिप्स। आप लोगों से सीखना चाहते हैं, आप लोगों से रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, क्यों? क्या आप दूसरे लोगों से जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप अपनी नॉलेज बिल्डिंग के साथ कर रहे हैं, या आपको लगता है कि भाई आप किसी की मदद कर सकते हैं। किसी की मदद करना भी एक नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। यही नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं दूसरे से क्या सीख सकता हूँ, मैं ये सोचना कि मैं दूसरे की मदद भी कैसे कर सकता हूँ, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल क्योंकि कंपटीशन इतना है, तो अगर आपकी कोई सिंसियर और जेन्युइन रिलेशनशिप्स हैं और आपकी रेपुटेशन उससे बनती है, वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका रेज्यूमे होता है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, लेकिन आपकी जो रेपुटेशन होती है और आपकी रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो सिंसियर और जेन्युइन है, दे स्टैंड आउट। तो मैंने ये देखा कि नेटवर्किंग जो है आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है और आप उससे सीख भी बहुत सकते हैं। फिर जब बहुत सारे लोग वो सिंसेरिटी देख रहे होते हैं तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है वो तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक कर देते हैं, आपको प्रेफर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के अंदर। तो बिल्कुल। वो आपको वो चीज़ वहाँ तक लेकर जाती है, बट हाँ आपके अंदर वो हंगर होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ये बहुत दो चीज़ें, 2 लफ्ज़ ऐसे हैं हंगर टू लर्न एंड ग्रो। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली बस एक चीज़, हम सक्सेस से मुतालिक भी राय ले लेते हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? देखिए सक्सेस जो है मेरे हिसाब से तो 3 चीज़ों पे है। एक तो दुआ, दूसरी नियत और तीसरी मेहनत। इंग्लिश में इसको कहते हैं दुआ, एफर्ट एंड इंटेंशन, लेकिन क्योंकि उर्दू का प्रोग्राम है मुझे बहुत खुशी है कि मैं उर्दू में इनका जिक्र कर सकता हूँ। देखें ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होती हैं, और जो मतलब जब चैलेंजेस भी होते हैं ये एक मौके होते हैं कि आप इनको चैलेंजेस को लेके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग है। नियत, आपने किस तरीके से अपना काम अप्रोच किया, किस तरीके से आपने लोगों के साथ काम किया, किस तरीके से आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं और फिर आप अपना काम कैसे आगे बढ़ाते हैं। देखें इंटेंशनैलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेक नियत से काम नहीं ले रहे, किसी ना किसी वक्त किसी को पता चल जाता है और वो जो है वो आपको काफ़ी हर्ट कर सकता है। और फिर जैसे आपने बात की हंगर के बारे में, एफर्ट, राइट, मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है। अगेन ये जन्नत नहीं है, इस काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा, और मतलब काम के लिहाज से वही आपके एक एटीट्यूड और हंगर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने देखा है कि भाई जो लोग इन 3 चीज़ों पे अमल करते हैं वो इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से वो सक्सेस जो है अचीव कर लेते हैं।
और हम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी जब भी किसी अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। और आज का इस सेगमेंट करने का मकसद भी ये था कि हम उनकी जर्नी से मुतालिक तो बात करें सो करें, लेकिन किस तरह से हम सीख सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में भी, और जब हम प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में तब क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए एक दुरुस्त समत में, ताकि हम प्रोफेशनली एक्सेल करें और ग्रो कर सकें। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।